जब मैं बॉम्बे उतरा पहली बार तो देखा सब राजेश खन्ना राजेश खन्ना राजेश खन्ना के बैनर्स थे। मुझे लगा मैं राजेश खन्ना की दुनिया में आ गया। सारे स्टार्स को मिला लो, बॉम्बे के, साउथ के, सबको मिला लो, सबको एक मुट्ठी में बांधो। वो राजेश खन्ना के 50% भी नहीं है सब मिलकर। कविता है मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब बचपन में तो ऐसा होता था जहाँ छोकरी देखी कविता बन जाती थी। दर्द सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि दर्द सबसे ज़्यादा करीब है। उस वक्त एक एक डायरेक्टर के साथ 17-17, 18-18 असिस्टेंट होते थे क्योंकि 100 फिल्में बनती थी। 4-5 लोगों को सैलरी मिलती थी, बाकी 15-17 लोग फ्री में काम करते थे। मेरी माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली और बोला ये जाके गिरवी रख दो या बेच दो। 40-50 हज़ार रुपया उससे आया। ये एक्टर को डालो, ये एक्टर को डालो, तो ये OTT बिकेगा, तो ये सैटेलाइट बिकेगा। पब्लिक में क्या चलेगा वो आप सोच ही नहीं रहे हो। आजकल फिल्म वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि फिल्म उन्हें करनी है अपना ब्रांड रखने के लिए, बाकी धंधा उनका ब्रांड है। ये बात मैं कह देना चाहता हूँ सबको, हर फिल्म मेकर को। जिस दिन आप में ये कन्फ्यूज़न है आपको क्या बनाना है, उस दिन सोच रहे ना आपकी दुकान बंद हो। लक मैटर करता है सर आपके हिसाब से? India and Bharat. We have these conversations a lot these days. What is India? What is Bharat? Welcome to a brand new episode of Cult Creators, and the reason why I'm saying this before introducing our guest for today is he defines Bharat. तो यहां से मैं जो भी बात करूंगा अपनी भारतीय भाषा में ही करूंगा, बिकॉज टाइम एंड अगेन बहुत लोग बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, मैं हिंदुस्तान के लिए फिल्में बनाता हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वो अपने काम से प्रूव कर पाते हैं। हमारे आज के गेस्ट पिछले 40 से ऊपर सालों से, मोर देन 4 डेकेड से वो करते आए हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अपने करियर में ये कह पाएंगे कि उन्होंने हर डेकेड में एक ब्लॉकबस्टर दी है जिन्होंने उस टाइम के माइलस्टोन्स और रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर अनिल शर्मा, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बड़ा लंबा बोल दिया तुमने मेरे बारे में। सर ऑनेस्टली, और जो मैंने बोला हर चीज बहुत बहुत मायने रखती है। ये शो इसी चीज के बारे में जहां पे हम जानना चाहते हैं सर, आप क्या कर रहे हैं सबको पता है, गदर के बारे में सब जानते हैं, आपने अपने के बारे में इतनी बात की होगी, लेकिन आज आपके बारे में बात करना चाहते हैं। करिए जी। अनिल शर्मा एक ब्रांड है, लेकिन जब शुरू हुए थे, जब आप शायद द अनिल शर्मा नहीं बट एक यंग लड़के जो आए थे अपनी आंखों में सपने लेके, तब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपने कहां से शुरू किया? और मुझे अच्छे से याद है जब हम पहली बार मिले थे कई सालों पहले, हमें पता चला था कि आप भी मथुरा से ताल्लुक रखते हैं। तो हमें वहां से शुरू करवाइए सर कि मथुरा में आपका घर कैसा था, माहौल कैसा था, और वहां से यहां आना कैसा हुआ? मथुरा, होली वाली गली, होली गेट के अंदर हम रहते थे। मेरे ग्रैंडफादर थे पंडित डालचंद जोशी जी, जो बड़े ही प्रकांड पंडित थे, और पापा केसी शर्मा जी, जो जिन्होंने बॉम्बे में आके बाद में फिल्में भी बनाई। तो क्या था कि मैं जब बहुत छोटा था ना, तो मेरी गली से आवाज़ें, कोई गाता हुआ गाना गाते जाता था, ओ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, ऐसा कोई गाना, ओ फिरकी वाली तू कब का आएगी, ऐसा कुछ गाने हुआ, और वो ज़ोर ज़ोर से गाते थे। मैं सोचता था ये कौन लोग हैं, ये गाने आते कहाँ से हैं, कौन गाता है, क्या गाता है, कैसे गाते हैं, और मैं उनको देखता रहता था। मुझे समझ नहीं आता था। रेडियो होता था, रेडियो में गाने आते थे, खबरें आती थी, मैं रेडियो खोल लेता था कि इनमें कौन बैठा होता है, कौन गाता, कौन बोलता होता है, समझ नहीं आता था। फिर एक दिन देखा कि बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, बहुत सारी भीड़ आ रही थी, और बहुत सारे लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लोग। मुझे किसी ने बताया MP हैं, किसी ने बताया मैं तो समझता नहीं था, किसी ने बताया पुलिस के बड़े ऑफिसर है, किसी ने बताया DM है। मैं तो 6-7 साल का था, मुझे ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन सुनता था बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, घर में एक डाइनिंग टेबल आई है। वो हम उस ज़माने में कोई डाइनिंग टेबल होती नहीं थी मथुरा के घरों में, लेकिन ख़ास आई है, एक ख़ास बैरा आया है, और ऐसा सब चीज़ें रखी गई हैं। और
हमने तो ये सब कभी देखा ही नहीं था, कोई फिल्म ही नहीं देखी थी, और ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ा बहुत जो किताबों में इधर उधर, अब 5वीं 6वीं क्लास में आदमी क्या पढ़ेगा, हम तो हिंदी स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ थोड़े ऑफिसर्स वगैरह के बच्चे होते थे, तो थोड़ा सा एटिकेट, थोड़ा सा अंग्रेज़ी मथुरा के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा थी, बस उतना ही था। हमारी माँ थोड़ा बहुत हमें अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, अंग्रेज़ी की बुक्स पढ़ाती थी, तो यही सब था। तो पता लगा कि एक कोई बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है जिनके पीछे बहुत लोग आए हैं, लेडी सेलिब्रिटी है, वो आई हैं घर में बाबा के पास, पापा उनको लेके आए हैं। उनका नाम था गीता दत्त जी, और उनसे मिलने सारा मथुरा उमड़ पड़ा था, और वो काफ़ी दिन हमारे घर में रही। उनके 2 छोटे-छोटे 2-3 बच्चे थे, तरुण, अरुण, और उनकी बेटी थी नीना। वो छोटे-छोटे थे, वो बड़ी एकदम इंग्लिश टाइप के कपड़े, निकर, टी-शर्ट, फ्रॉक्स, वो सब तो जो फ़िल्मों में ही होता था, मथुरा की गलियों में तो होता, पहनते थे, अंग्रेज़ी में बात करते थे, स्क्विरल स्क्विरल। मैं सोचा स्क्विरल क्या है, टट्टर पे ऐसे घूम रहे थे, पता लगा गिलहरी को बोलते हैं, मुझे पहली बार पता लगा। तो मैंने ये सोचा ये कौन है दुनिया में, ये कौन सी दुनिया से लोग आए। फिर बहुत सारे लोग आते थे बॉम्बे से, और बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। तो मैं हमेशा दिमाग में आता, पता लगता, धीरे धीरे पता लगे तो फिल्म लाइन है ये वो। मथुरा में हम लोग थोड़ा कृष्ण लीला, ये धीरे धीरे फिल्में देखना शुरू हुआ। तो मनोज कुमार की फिल्म है शहीद, वही ये वो सब धीरे धीरे तो उनके हम प्ले व्ले करना शुरू हुए, थोड़े कृष्ण लीला। तो ये लगता था कि ये, अब मुझे लगा मेरा मन इसमें बहुत लगता है, और ये कौन लोग हैं जो इतने प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए सारी दुनिया उमड़ आती है। हम ये इस संसार में जाना है मुझे। और वहाँ से एक जो सफ़र शुरू हुआ, फिर फिल्में भाग भाग के फिल्में देखना, फिर कैसे करना, क्या करना। फिर बस मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस ये वही बात क्या बात है। सार्थक हो गई, धीरे धीरे आ गया फिल्म लाइन में। लेकिन जब ये जैसे गीता दत्त जी आई थी, ये आपके पिताजी से मिलने आई थी? मेरे ग्रैंडफादर से आई थी, मेरे पापा लाए थे। पापा सुख संचारक कंपनी में काम करते थे, बॉम्बे जाया करते थे, वहाँ उनकी मुलाकात होती। और बाबा काफ़ी प्रसिद्ध थे एस्ट्रोलॉजी में। उनके बाद दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से बहुत सारे कलाकार, कभी अभय भट्टाचार्य, कभी के.एन. सिंह, कभी टुनटुन, कभी बहुत सारे लोग आया करते थे बाबा के पास। और बाबा मेरे बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, पंडित डालचंद जी। तो आते थे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, चीज़ें सॉल्व होती थी, घर में बहुत भीड़ भड़क्का रहता था। लेकिन सिनेमा का माहौल घर में इतना था कि आपकी माँ जो है उनको गाने पसंद हो, या आपके बाबा सुनते थे? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। पापा को पसंद था, माँ को भी बाबा को भी सिनेमा देखना पसंद था। लेकिन मैंने तो मैं तो एक दफ़े शादी में गया था मेरठ, तो वहाँ पे जन्माशा था। उस ज़माने में जन्माशा ही बोलते थे जहाँ शादी होती थी। उसके बगल में कोई एक थिएटर था, निगार या क्या, कौन सा एक थिएटर था मेरठ में, तो वहाँ कोई फिल्म लगी हुई थी। तो मैं मचल गया बाबा को, अभी शादी में टाइम था मुझे, मैं और बाबा गए थे, सिनेमा जाना है, तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए। आज तक सिनेमा में मैं घुसा ही नहीं था। जब मैं उस सिनेमा में घुसा तो मैंने देखा घुप अंधेरा, अंधेरे में एक औरत भागती हुई जा रही है, और उसके पीछे एक बंदा भागते हुए जा रहा है, एक गाना चल रहा है। वो गाना मेरे दिमाग में हॉन्ट करने लगा। उसके 1-2 गाने वो आज तक हॉन्ट करते हैं, आज तक वो धुनें मेरे दिमाग से निकली नहीं। और गंगा की लहरें गाना चल रहा था, और वो सब ऐसा हो रहा था। और मैं सोचा ये कौन सी दुनिया है। ऐसा बाइस्कोप में हमने देखा था, मेले में बाइस्कोप होता था तो आँख लगा के देखते थे, तो वही हमारे लिए सिनेमा था। तो हमने लगा ये तो बड़ा बाइस्कोप है, पहला इम्प्रेशन ये पड़ा। और ये अंधेरे में चलती फिरती तस्वीरें, बड़ा अच्छा लगता था। और बहुत ही बेवकूफ़ाना बातें, तो वो पहली बार फिल्म देखी, वो फिल्म जो देखी, वो फिल्म मालूम है किसकी थी? धर्मेंद्र की। हो। देखो, इसको कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। क्या बात है। बाद में पहला चेहरा हीरो का जो देखा वो धर्मेंद्र था। क्या बात है सर, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं ये सुन के, तो बिकॉज़ इसको कार्मिक कनेक्शन कहते हैं। और मैं पहली बार स्ट्रगल करने जिस डायरेक्टर के पास गया, फेमस महालक्ष्मी में, वो इस फिल्म का प्रोड्यूसर ही था। पहली बार जिससे मैं मिला एज ए डायरेक्टर काम मांगने के लिए। क्या बात है। गंगा की लहरें का वो एक उपेंद्र करके एक लिरिक राइटर होते थे, वो आते थे बहुत, पापा के पास भी मथुरा आते थे, वो मुझे लेके गए वहाँ पे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी जुड़ी होती है।
मैं कुछ 3-4 दिन पहले ही पढ़ रहा था, मिथुनदा बोलते हैं कि हर चीज़ डेस्टाइन्ड है, और 75 साल के अनुभव के बाद वो आदमी बोलता है, इतनी कामयाबी के बाद हर चीज़ डेस्टाइन्ड है। मैं भी आज 40-45 साल फिल्म लाइन में हो गए और मैं यही बोलता हूँ कि हर चीज़ डेस्टाइन्ड है। आप मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता वही है जो राम रच राखा, होए वही जो राम रच राखा। लक मैटर करता है सर आपके हिसाब से? देखिए, लक मैटर करता है, समय मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका गुण क्या है। कई बार क्या होता है कि हम रॉन्ग फोर्स में चले जाते हैं। जैसे जब मैं छोटा था, फिल्म लाइन में आ रहा था, तो मेरी शक्ल सूरत भी ठीक थी, लोग मुझे बोलते थे, सब तारीफ़ें करते थे और सब बोलते थे कि थोड़ा बहुत एक्टिंग कर ही लेता था, लेकिन सब बोलते थे कि भाई एक्टर क्यों नहीं बनते हो। ऋषि कपूर साहब तब बहुत सुपरस्टार थे, बोले आप बन सकते हो, ऐसा क्या दिक्कत है। तो मैं सोचता था कि मैंने फिर अपना आकलन किया कि नहीं यार, मैं एक्टर बनूंगा तो कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ना तो उतना अच्छा डांसर हूँ, परफॉर्मर शायद वक्त के साथ हो जाऊंगा, लेकिन शायद मैं आई एम नॉट फॉर एक्टिंग। मुझे लगा कि मैं कहानी लिखता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक्टिंग नहीं करना चाहता। और अगर मैं अपनी बात कहूँगा, फिल्म बनाऊँगा, तो ये मुमकिन है 10, 20, 25, 50 डायरेक्टरों में मेरा नाम आ जाए, जो थोड़ा बहुत हो भी गया, ज़्यादा नहीं हुआ पर इतना उतना तो हो ही गया, समझे ना। और लेकिन एज एन एक्टर मैं कोई बहुत बड़ा हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, इसकी मुझे संभावना नहीं दिखती थी। तो मैंने वो जो अपना होश और हवास में रह के जो मैंने अपना डिसीज़न लिया, वो मुझे लगता था वही मोमेंट था जिसने मेरी तकदीर ने मेरे को साथ देने पे मजबूर कर दिया। तकरीबन आपकी उम्र क्या होगी सर तब, जब आपने ये सोचा था कि एक्टर नहीं डायरेक्टर ही सही है? बिकॉज ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। तब मैं बस छोटा ही था, 17-18 साल का ही था। तब मैं सोचता था, घर में बड़ा बेटा था, मुझे करना था, मुझे कुछ करना है, और मैं इसलिए असिस्टेंट बना बी आर चोपड़ा साहब का। और मेरे दिमाग में सेट था, मैं कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था, और जैसा बच्चा होता है, मैं बहुत अंदर से बहुत ही सॉफ्ट इंसान हूँ, और बहुत ही बहुत मतलब प्रेम में बहुत यकीन रखता हूँ, हर किसी को प्रेम करता हूँ, रिश्तों में यकीन रखता हूँ, और कविता है मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब बचपन में तो ऐसा होता था, जहाँ छोकरी देखी कविता बन जाती थी। बचपन में ऐसा, ही होता था सर? हाँ, वो अब तक भी होता रहता है। क्या है, लेकिन अब क्या है, अब तो ठीक है, समय बहुत कविता का क्या है, जब जी चाहेगी बन जी जाएगी, जी, बिल्कुल ले बिल्कुल। आएगी स्वयं बहुत अंतरम से क्षण। कविता का क्या है, जब चाहेगी बन जाएगी। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था, तो कविता लिखने का बड़ा शौक हो गया था, कहानी बोलने का बड़ा शौक हो गया था। बचपन में घर में रामायण महाभारत आती थी, मतलब कल्याण आता था, तो रामायण और महाभारत में चाट गया था, पी गया था। घर में बहुत सारे लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान, तो वो रामायण महाभारत की कथाएं चलती थी, तो मेरे बाबा मुझे खड़ा कर देते थे कि तू बोल, नचिकेता की कथा बोल, ध्रुव की कथा बोल। मैं बोलता था, कृष्ण की कथा बोल, और मैं बोलता था तो बड़े बड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, तो और आप नरेट करते थे प्रॉपर? मैं नरेट करता था, तो नरेशन का तरीका मुझे वहाँ से ही आया। एक बार की तो बात है, मैं मतलब भूल ही नहीं सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, और एक उन दिनों एक बहुत बड़े सन्यासी हुआ करते थे, करपात्री जी, जो मतलब बहुत ही बड़े उस वक्त के, जिन्होंने गाय का आंदोलन चलाया था, वो हमारे घर में आए थे, और बहुत सारे लोग थे। मेरे बाबा ने उनके सामने बोल दिया, दंड लेके चलते थे कि कथा सुना, इतने सारे। और मैं वो कथा 9वीं में या 10वीं में पढ़ता था, मैंने जो कथा सुनानी शुरू की, उसमें एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो सब डाल दिए, क्योंकि मैं थोड़ा विज्ञान पढ़ता था, और मुझे पता नहीं कहीं ये लगता था यार, ये सब पता नहीं, ये सब चीज़ों में ये है नहीं यार, सब कुछ साइंस ही साइंस है। तो साइंस में मैं माइथोलॉजी मिक्स करके सुना देता था, वो माइथोलॉजी में साइंस मिक्स कर देता था। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि आपका बेटा, ये बालक है ना, बहुत आगे जाएगा। तो उनका, मेरे बाबा का और उनका भी आशीर्वाद है। तो वो कहीं ना कहीं कथा कहने का तरीका मुझे मेरे बाबा ने मुझे सिखाया, और वो कहीं इनबिल्ट होता गया। और 14-15 साल की उम्र में, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी की पूरी भागवत मुझे कंठस्थ याद हो गई थी कथाओं के रूप में। पूरी की पूरी रामायण, मैं रामायण का हर अध्याय में बोल सकता था। मुझे पूरी रामायण याद थी कहानी के रूप में, मैं बोल देता था ऐसे
ऐसे करके, बिना पढ़े, बिना कोई रेफरेंस, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा ऐसा ऐसा था, वो था दौर ऐसा था। और मेरी कथाएं भी वहीं से ही बनी। जैसे श्रद्धांजलि भी मैंने पहली बनाई तो सावित्री सत्यवान की कथा से ही मैंने निचोड़ा। जब गदर 1 भी बनाई तो मैंने रामायण से ली, और गदर 2 अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी से ली। तो मैं हमेशा पौराणिक कथाओं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में एक बहुत भारी बेस होता है। वो इतनी है कि हजारों सालों से हमारे अंदर जिंदा है, तो उनमें कोई सत्यता तो है, तो उनमें बहुत बड़ा इमोशन का बेस है। उसको आज के धार में ढालो तो वो कथा एकदम राइट जाती है। क्या बात है सर। आपने जब पहली बार आपके बाबा को बोला कि आपको फिल्म लाइन में जाना है, डायरेक्टर शायद इतना स्पेसिफिकली नहीं बोला? बाबा को कभी नहीं। बाबा, मैं मथुरा में था, फिर बाबा चले गए दुनिया से, गोलोक धाम। फिर मैं मथुरा में रहता था, फिर मैं बॉम्बे आया। पापा मेरे बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, सब लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। दिन में बॉम्बे आया। बॉम्बे आके मैंने फिर पढ़ाई की, बीएससी की खालसा कॉलेज वो में। आपने बॉम्बे से ही किया? बॉम्बे तो वो एटलीस्ट प्रेशर नहीं था कि जो बहुत छोटे गांव में होता है कि हमें बॉम्बे जाना है तो सब घबरा जाते हैं घर में? हाँ, वो नहीं था। वो पापा आ गए थे। मेरे को तो यही था कि यहाँ जब आया तो सब अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे, तो मैं मथुरा से बहुत सारी किताबें ले आया था हिंदी की, अपनी साइंस की, बायोलॉजी की, वो मैं हिंदी में पढ़ता था। फिर धीरे धीरे पापा ने मुझे अंग्रेज़ी अखबार थमा दिया, मराठी अखबार थमा दिया कि बॉम्बे में आए हो, अंग्रेज़ी और मराठी दोनों सीखनी है। तो फिर मैं अंग्रेज़ी अखबार रोज़ घर में आता था, मराठी अखबार घर में आता था मराठा करके, और हम लोग पढ़ते थे उसको। और रोज़ मेरा काम था कि पूरा का पूरा पेज अंग्रेजी में पढ़ना है, बोलना है जोर जोर से, और मराठी में भी बोलना है जोर जोर से। इतना फोकस्ड अप्रोच था, ये नहीं कि चलो आ गया ठीक है, बट आप पढ़ भी रहे थे, बोल भी रहे थे? नहीं, बोलना पड़ता था। पापा ऐसे बैठ जाते थे, बोलो पढ़ो। कई बार माँ बैठ जाती थी कि बोलो पढ़ो। और आपको आज तक पता चलता है उसका कितना फायदा है? हाँ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत अंग्रेजी के 2-4 शब्द आ गए, हो गया धीरे धीरे। और फिर कॉलेज में भी धीरे धीरे तो, क्योंकि जब मैं बॉम्बे उतरा पहली बार दादर स्टेशन पे, तो मुझे एक यहाँ थे बॉम्बे में दीपक भैया, वो लेने आए थे, और भी 2-3 लोग थे आए थे। तो वहाँ से मैं जब टैक्सी से बैठा तो देखा सब राजेश खन्ना के बैनर्स थे। मुझे लगा मैं राजेश खन्ना की दुनिया में आ गया, मुझे लगा मैं अपनी दुनिया में आ गया। ऐसा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता। वो दौर राजेश खन्ना अपनापन का लगा था ये पूरी? एकदम लगा कि यही मेरी जगह, यही मेरी दुनिया है। और आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, आज की ऑडियंस की बात ये समझ ही नहीं आ सकती है कि राजेश खन्ना क्या था। आज की ऑडियंस के बियॉन्ड है। आज के सारे स्टार्स को मिला लो, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको लोगों को, सारे स्टार्स को मिला लो, बॉम्बे के, साउथ के, सबको मिला लो, सबको एक मुट्ठी में बांधो, वो राजेश खन्ना के 50% भी नहीं है, सब मिलकर। ऐसा क्रेज। मैं छोटा सा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। राजेश खन्ना ने 2 रास्ते में दाढ़ी लगाई थी। मैं मथुरा में था, मैं तो छोटा था, दाढ़ी आ नहीं सकती थी। तो मैंने अपने 72 या 71 में पिक्चर आई थी, मैंने अपने पापा के 7 o'clock ब्लेड से, मुझे किसी ने कहा कि दाढ़ी करने से आ जाती है। साला हाँ। गाल पूरा कट गया, दाढ़ी नहीं आई। ऐसा था। वो जैसा कपड़ा पहनता था अब बताइए, कोई सोशल मीडिया नहीं था। राजेश खन्ना की बम्बई में आज पिक्चर रिलीज हुई, वो ड्रेस आज ही मथुरा में आ गई। हर मथुरा का दुकानदार, कपड़े वाला, वो राजेश खन्ना का फोटो लगा देता था। सामने दर्जी वाला, बगल में ही दर्जी वाला होता था, वो डिजाइन लगाता था, और सारा स्टूडेंट था। राजेश खन्ना ने बटन वाले कपड़े पहने हैं तो आज राजेश खन्ना बटन वाले ड्रेस बनेंगे, आज कुर्ता जीन्स पहना है तो आज कुर्ता जीन्स बनेगा। वो कैसे आता था? कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई ये नहीं जो आके ये बता रहे, कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं। ये कनेक्शन डायरेक्ट हीरो का उनकी जनता ऐसा से होता था। बस एक फोटो पे पोस्टर आ गया, और जिस दिन उसी दिन सेम कपड़ा। और ये सिर्फ उनके लिए होता था, ये धर्म जी के लिए शायद इतना धर्म नहीं, जी या के लिए बच्चन भी साहब के होता लिए था, भी इतना नहीं होता था सबका। अमिताभ बच्चन के जब बाल आए, धर्मेंद्र का भी हुआ, सबका होता था। लेकिन राजेश खन्ना का एक जो दौर था 2-3 साल का, वो तो धर्म जी ने बोला ना पिक्चर में, गुड्डी में। आजकल तो राजेश खन्ना चल रहा है, गुड्डी में डायलॉग बोला उन्होंने। बिल्कुल। तो वो जो 2-3 साल, 4 साल, 68 to 72, राजेश खन्ना साहब ने उन 4 सालों में जो जिया, वो 4 सालों में इतना कुछ जो 40 साल करके एक्टर नहीं जी पाया। मतलब ये मैं बात बोल रहा हूँ ना, लोगों को समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके मैं भी विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे ऋतिक रोशन जब आया था, जी। ऋतिक रोशन का एक 5-6 महीने बहुत जबरदस्त क्रेज हुआ, वो राजेश खन्ना का 10% था। उफ, जहाँ पे हर इंसान उस कंट्री में, अगर सिनेमा की बात हो, उसके बियॉन्ड कोई नाम नहीं है। मतलब हम तो इतना ही देखा है।
उस जमाने में दिलीप कुमार सर था। आप रेफरेंस देखिए भी ऋतिक रोशन का दे रहे हैं, जिनको हुए भी 25 साल हो गए, मतलब उसके बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दिलीप कुमार था, राजेंद्र कुमार था, देवानंद था, राज जी कपूर जी था, जी धर्मेंद्र था, जी। शम्मी कपूर था, इतने बड़े बड़े हीरोज के बीच में। सर क्या रीजन लगता है, आपकी इतना एक्सपीरियंस है, बट आपको क्या, एक तो कनेक्शन होता है, कभी कभी आप बता नहीं सकते, यू कांट बॉइल डाउन एंड से कि ये रीजन होगा, बट आपको क्या लगता है उनका स्टाइल, नहीं, उनका उसका स्वैग, क्या कुछ था कि नयापन? एक हीरो आया था जो इश्क में लुटा पिटा था, और वो पसंद आ रहा था लोगों को, क्योंकि नए नए इश्क हो रहे थे लोगों के, और किसी को कोई लड़की मिलती नहीं थी, सबके इश्क में दिल टूटे हुए थे। ये जो मोहब्बत है, करेक्ट। ये उनका है काम। हाँ। बस वो लोगों को, वो कहीं मर रहा है, कहीं उनको कैंसर हो रहा है, तो उसमें हंस रहा है। वो जो एक सेल्फ सिंपैथी जो आ रही थी, वो एक नई दुनिया आई थी जिसमें सेल्फ सिंपैथी एक बहुत बड़ी हो गई थी। और जैसे अमिताभ बच्चन के टाइम में आया रिबेलियन, बिल्कुल। वो एक कि भाई हमको अब सेल्फ सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको फोड़ना है टेक चार्ज। दुनिया। जब शम्मी कपूर और ये सब लोग आए, तो एक आया था हम आज़ाद हुए, हम गाएंगे नाचेंगे ये करेंगे। धीरे धीरे लोग इश्क में पढ़ना शुरू हुए दुनिया में। इश्क में पढ़ना जब हुए दुनिया में शुरू, तो इश्क में तो नाकाम हुए। करेक्ट। जब नाकामयाब हुए, तो कनेक्शन ज्यादा यहीं बैठेगा कि अरे ये तो हमारी कहानी कह रहा है। हमारी कहा तो शिव बटालवी जैसे लिरिक राइटर मतलब आ गए लोग, जो कि अपने सेल्फ उस पर कर रहे हैं, अपने उस पर हो रहा है। तो वो जो सारी चीज़ें घटी, वो सारी चीज़ें कहीं वो एक थोड़ा सा रिबेल, थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक, थोड़ा सा वो एकदम अपने आप पे सिंपैथी लेने वाला करेक्टर, वो जो और उनकी कहानियाँ, उनकी फिर पता नहीं क्या जादू था। सर बहुत सही, आप जो बात बोल रहे हैं वो आज भी इतने मायने रखती है। मैं एक म्यूजिक लेबल से बात कर रहा था, उन्होंने बोला बहुत गाने आए, बहुत गाने चल रहे हैं, सुन रहा है तू रो रहा हूं मैं। ये जो इमोशन है, आशिकी करके जो फिल्म आई थी, वाह कमाल। हार्ट ब्रेक, वो जो पेनिट्रेशन टियर 3 टियर 4 सिटीज में होता है ना, कि रिक्शा सब वाले जगह सब जगह पे, एक होता है आपका सेलिब्रेशन, मैं निकला गड्डी लेके, लेकिन एक आपका जो वो हार्ट ब्रेक जो आप बोल रहे हो, वो तब दर्द भी था, जो है वो ना, आज भी है। दर्द सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि दर्द सबसे ज्यादा करीब है। दुनिया में दर्द सबसे ज्यादा है। खुशियां हैं, लेकिन खुशियां इतनी सी हैं तो दर्द इतना है। संसार की यही विडंबना है। सब दर्द, जब आप बच्चा पैदा हो रहा है तो रो रहा है, माँ जब बच्चा को प्रसव पीड़ा हो रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, तो तड़प रही है। दर्द तो बचपन से है आपके साथ। खुशियाँ कभी कभी आती है, दर्द हमेशा संग रहता है। यही रियलिटी है संसार की। आपको किसी ना किसी चीज़ का सेटिस्फाई कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। दिमाग है तो सेटिस्फेक्शन होते ही नहीं है। जितने भी वेद पुराण, जितना भी ध्यान, जितने भी तंद्रा, ये सब आपको योगासन, ये सब आपको शांत करने के लिए है। ये सब आपको दर्द से मुक्त करने के उपाय हैं। जितनी भी बहुत सारी गोलियां आती हैं कि आप थोड़ा माइंड आपका रिलीव हो जाए, चीज़ें हो जाए, आप जो ड्रग पी रहे हैं, आप जो दारू पी रहे हैं, आप जो सुट्टा लगा रहे हैं, ये सब क्या है, कहीं आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आपका ध्यान दर्द में ही है, आपका ध्यान है ही नहीं। तो खुशी इतनी सी तो दर्द इतना सा, बात आप समझ लीजिए। यही संसार का सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। खूबसूरत, सो ट्रू सर, ब्रिलियंट। मुझे मन नहीं कर रहा वापस जाने के लिए, लेकिन अगर मैं जाऊं पति पत्नी और वो के सेट पे, आप जब पहली बार एंटर हुए, आंखों में बहुत सपने थे, क्या चल, अगर थोड़ा भी आपको उस टाइम पे याद है पूरा कभी? याद है जी, मैं तो बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। मैं तो आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना पूरा पहले सीन से लेके, पहले दिन से लेके आज तक की पूरी कथा कहानी एक 10-10, 15-15 मिनट के एपिसोड्स में मैं बनाऊंगा। और क्या मैं बात है। क्योंकि मेरी कहानी में थोड़े काफ़ी इंस्पिरेशंस हैं, जो कि मथुरा की माता वाली गली, होली वाली गली से निकल के यहाँ मैं पहुँचा। इतना ही सही, थोड़ा ही सही, कुछ तो मकाम पाया। वो आसान नहीं है, लाखों करोड़ों लोग आना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं कैसे आया, आप डिसाइड कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। हम सर, मतलब बहुत अच्छा है आपने ये बोला, दिस विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफिशियली सेइंग कि आप ये करने वाले हैं, एंड हमारा पूरी पूरा एक अपनी बायोपिक में करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सो मच। अच्छा, अभी जब मैं गया था तो राजकमल स्टूडियो में शूटिंग थी, तो मैं वहाँ गया। मैंने चोपड़ा साहब को एक कहानी सुनाई थी, वो किस्सा मैं बाद में कहूँगा। तो उनको मेरी कहानी बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा सर मुझे तो डायरेक्टर बनना है। तो बोले उनकी पिक्चर पति पत्नी वो शुरू हो रही है, तो बोले आ जाओ। वो कहानी बहुत कॉमेडी थी, उसमें बहुत हंसे थे। तो मैं गया, तो खबर फैल गई कि भाई
ऊपर से कोई लड़का आया है बी आर चोपड़ा जी के थ्रू। उस वक्त एक एक डायरेक्टर के साथ 17 18 असिस्टेंट होते थे, क्योंकि 100 फिल्में बनती थी। आने वाले बहुत लोग, 4-5 लोगों को सैलरी मिलती थी, बाकी 15 लोग फ्री में काम करते थे। और वो सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, किसी फिल्म डायरेक्टर के, किसी एक्टर के। जैसे आज भी बड़ी कंपनियों में कैसे आते हैं, तनख्वाह तो 4-5 को ही दे सकते थे, बाकी सबको तो दे के नहीं। तो उनको ये लगा कि एक और लड़का आ गया, कोई बड़ी इन्फ्लुएंस है, जबकि मैं तो किसी इन्फ्लुएंस से आया नहीं था। आप कैसे मिले बीआर? मेरे फादर उनको जानते थे। वो एक पत्रकार हुआ करते थे, महेंद्र सरल, वो माधुरी के सब एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने मेरा परिचय कराया। ओके। तो उन्होंने कहा भाई एक यंग लड़का है, वो आपको कहानी सुनाना चाहता है। चोपड़ा साहब वॉज टू काइंड कि उन्होंने मुझे बुला लिया, 10 मिनट का टाइम दिया, लेकिन 3.5 घंटे मेरे संग बैठे और हंस के लोटपोट हो गए। और फिर मैंने कहा सर मैं तो आपको कहानी सुनाना बहाना था, मैं तो आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, डायरेक्टर बनना है। तो उन्होंने बुला लिया। तो उनको क्या लगा कोई सोर्स से आया हूँ, मैं तो किसी सोर्स से आया नहीं। तो मैं बैठा, किसी ने मुझसे बात नहीं की, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने एक रिपोर्ट बुक होती है जिसमें हम लिखते हैं, उसको हाथ लगाया। मैंने कहा देखूँ तो सही है क्या है। तो एक लड़के ने ऐसा मेरे हाथ पे मारा, बोले आज तू आया, हमको 2.5 साल लगे थे इसको छूने में, ऊपर से तुम सोर्स लगा के आते हो और आज ही रिपोर्ट छूना चाहते हो, 2.5 साल लगे थे मुझे छूने में। मेरे ऐसे हाथ पे हाथ मार दिया। मैं पीछे थोड़ा रह गया, मैंने कहा यार कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं बहुत संयत था। मैं जानता था ये सब होना ही है, ये सब हो गई। और फिर मैं उसके कैंटीन में आके बैठा, अकेला मैं, सब लोग खाना खा रहे थे। उन दिनों प्रोडक्शन से खाना नहीं मिलता था, आप अपना पैसा दे के खाना खाओ। तो मैं अपना पैसा दे के मैं खाने का ऑर्डर दिया। सब अपनी अपनी, किसी पे 4 किसी पे 6, मैं अकेला बैठा हूँ। अचानक एक असिस्टेंट कैमरामैन का एक बेटा था अशोक करके, वो मेरे सामने आके बैठा और बोले नए हो, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल शर्मा। अच्छा, क्या शर्मा जी के तुम बेटे हो? मैंने कहा। उनको लग रहा था एक प्रोड्यूसर है शर्मा, अच्छा। जो कि चोपड़ा जी के साथ एक पिक्चर बना रहा था, दिलीप कुमार साहब वगैरह, उनका बेटा हूँ मैं। उनको ये लग रहा था उनके बेटे। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे हूँ, मेरे पापा। अच्छा। उसको बड़ा रिलीफ हुआ कि ये किसी ऊपर के सोर्स से नहीं आई, हमारे जैसा ही है। ये एक बात कल भी थी, आज भी है। बिल्कुल, मैं वही विजुअलाइज कर रहा हूँ। बहुत ही आज बहुत इतनी ही। तो मैं इनका अच्छा तो खाना खाए, मैं हाँ ऑर्डर दिया, खाना आया। बोले नहीं पैसे मैं दूंगा, पहला खाना है तुम्हारा शूटिंग का। उस बेचारे ने पैसे दिए। वो मेरा पहली दोस्ती बनी। वहाँ से उनको ये समझ आया धीरे धीरे लोगों को कि मेरे पापा को चोपड़ा साहब जानते तो हैं, मगर वो कोई ऐसा कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल इन द इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उनको लगा मैं उनका अपनाऊं। धीरे करके मुझे बहुत सब असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन के मैंने काम किया। करते 30th डे, लास्ट डे जिस दिन शूटिंग की थी, 40वां 45वां दिन था, मेरे को उसने बोला चल आज तू क्लैप दे। ये क्लैप मेरे हाथ में बोला चीफ ने। मैंने क्लैप ऐसा देखा, अभी तक क्लैप छुआ नहीं था, पूरी पिक्चर खत्म हो गई कुछ करने। तो वो गाने का शॉट था, साइलेंट शॉट था, तो वो ठक भी नहीं करना था। तो मैंने क्लैप दिया। मैंने कहा चल यहाँ तक तो पहुँचे। क्या बात है सर, क्या बात है। मॉर्निंग ट्रेन शुरू होने वाली थी। फिर रोज ऑफिस में मैं रोज चला जाता था। फिर सब असिस्टेंट थे। तो उस वक्त क्या था कि कोई ऐसा टाइप नहीं होती थी, कोई चीज़ें आपको सीन लिखने पड़ते थे, सीन कॉपी करने पड़ते थे। मॉर्निंग ट्रेन में 40 एक्टर, तो 40 कॉपियाँ बनानी है और वो लिखित बनेंगी सबकी। 40 कॉपी के लिए एक बार सिर्फ वो कार्बन के साथ 2 ही कॉपी निकलती थी, तो आपको तो 20 दफ़े लिखना पड़ेगा एक सीन। तो मैंने वो काम ले लिया, उससे मुझे स्क्रिप्ट भी याद होती जा रही थी। और ये तो लेबर का काम था, उनको लगा ये अच्छा मिल गया। हिंदी मुझे आती थी, मैं हिंदी जानता था, वहाँ हिंदी भी नहीं आती थी सब लोगों को। और जितने भी बॉम्बे वाले बच्चे थे, तब से ये हाल है। हाँ, हिंदी नहीं आती थी यार तब से। और बॉम्बे वाले जितने भी बच्चे थे, जो बॉम्बे के बड़े बड़े लोगों के घर के बच्चे थे, उनको तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, वो तो सब अंग्रेजी में बात करते थे। तो उनको लगा कि मुझे तो हिंदी आती है, और मेरा हिंदी आना ही मेरे लिए बड़ी बात बन गई। और वो मेरे को सीन देते थे, तो मैं सुबह 9 बजे जाता था और रात 1 बजे तक
मैं लिखता रहता था, क्योंकि एक एक सीन को 20 दफ़े लिखना है, 18 दफ़े लिखना है, और 100 सीन है तो कितना टाइम लगेगा। और मैं 18 मैं लिखता रहता था। और लंच के टाइम पे मेरा घर पास ही था, घर जाता था फिर आ जाता था। वो रवि चोपड़ा साहब को नोटिस किया उन्होंने कहा यार ये लड़का तो बहुत मेहनत करता है। अपने आप जब आप काम करते हो तो बस, मैं पहले मैं उसमें असिस्टेंट भी नहीं होने वाला था बर्निंग ट्रेन में, मगर उन्होंने मुझे रख लिया, तो बस हो गया। वो भी कैसे हुआ, कितना सुंदर सा किस्सा है। देखो ज़िंदगी में मैं 12:30 बजे हुए थे, 12 बजे रहे थे, 12 साढ़े 12, मैं अभी भी लिख रहा था। रवि चोपड़ा साहब रहते थे अपने BR हाउस में, वो अपने डबिंग थिएटर में थे और कोई उनकी मीटिंग चल रही थी, उनको कोई फाइल चाहिए थी। उन्होंने फ़ोन किया और गोरखा को बोला कि यार तुम अब वो फलानी अलमारी खोलो और वो फाइल ले आओ। वो काफ़ी देर तक माथापच्ची करता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि यहाँ एक लड़का काम कर रहा है, अनिल शर्मा। बोले वो क्या कर रहा है 12 बजे? बोले बुलाओ उसे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा सर वो सिब्बल साहब जो हमारे चीफ थे उन्होंने मुझे सीन दिए, सीन कॉके कर रहा हूँ। अच्छा तुम लिख रहे हो अभी, कर रहे हो? ओके। तुम अंग्रेजी जानते हो ना? उनको भी। मैंने कहा हाँ सर समझता हूँ। तो बोले वो फलानी, उनको भी लगता था मैं मथुरा वथुरा से आया हूँ या डाउन मार्केट होऊंगा, क्या अंग्रेजी जानता होऊंगा। हाँ जानता हूँ सर। तो वो फलानी फाइल खोलो, वो अलमारी से निकालो और फाइल लेके आओ। मैंने देखा, मैंने कहा ये लिखा है इस फाइल पे? बोले हाँ ये लिखा है। और मैं खोल के पहला पेज बताऊं क्या? बोले हाँ बताओ क्या? ये हाँ यही फाइल है, लेके आओ। तो मैं वहाँ से वो फाइल लेके बस पकड़ा, BR हाउस पहुँचा। वो पहुँचा, उन्होंने मुझे देखा और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मेरे को अजीब वो गरीब कुछ, मैं तो अपने हिसाब से बहुत फैशनेबल कपड़े पहनता था, उनको लगा था कुछ वानोबी टाइप के कपड़े हैं। कब लिया और बोले कपड़े थोड़े ठीक पहना कर। अच्छा बोला। लोग हंसने लगे मेरे कपड़े। मैं मथुरा का लड़का, भाई मुझे क्या मालूम कैसे क्या पहना था सर? अगर पता आपको नहीं, याद है तो? कोई मैंने कुछ ऑरेंज सी कोई शर्ट पहनी थी, ढीली सनील की, और ऐसा कुछ जीन्स पहनी हुई थी, कुछ ऐसा जी। पहना हुआ होगा। मुझे फिटिंग भी भी थोड़े, अपने हिसाब से, अब कहाँ तब इतनी फिटिंग और विटिंग मुझे और वो सारी नहीं, चीजें होती ढीली थी। सी कोई शर्ट थी, वो बाजार से कोई ली थी। और मैं तो सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से बड़ा फैशनेबल कपड़ा पहना है मैंने। अपने को इतनी समझ नहीं थी, अपने तो कोई फैशन जानते नहीं थे। अपने तो जो पहन लिया सो पहन लिया। अपने को तो इतना मालूम था काम करना है। फैशन वैशन तो दुनिया देखेगी, हमको क्या करना। हमको तो हमारे ग्रैंडफादर और हमारे पापा ने हमें इतना ही सिखाया कि फैशन स्टाइल ये सब दुनिया देखती है, और संसार आपका, मतलब फैशन स्टाइल ये सब उन लोगों के लिए जिनको काम नहीं आता है। दुनिया आपका सिर्फ काम देखती है। आपका काम अच्छा है तो हमें लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल देखे थे कि देखो पानी से आते थे, तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते थे। विवेकानंद का एग्जाम्पल मिलता था, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते थे। तो हमने कहा, पापा बोलते थे, बाबा बोलते थे कि सिर्फ काम ही आपको पहचान दिलाता है, इसके अलावा कोई चीज़ पहचान नहीं दिलाती। आप स्लीवलेस चले जाओ, आप नंगे बदन चले जाओ। अगर गांधी जी का एग्जाम्पल देते थे, कौन से कपड़े पहनते? सूट उतार दिया उन्होंने तो वो महात्मा बने। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल मिलते थे। तो हमको तो फैशन वैशन कुछ मालूम नहीं था साहब। हम तो देहाती आदमी थे, मथुरा के होली वाले। फिर भी हम अब मथुरा के हिसाब से हमको बहुत आता था मथुरा वाले, क्योंकि हम बचपन से सारे राजेश खन्ना के कपड़े पहनते थे। वो पीले पहनता था, हम पीले पहनते थे। वो नीले पहनता था, हम नीले पहनते थे। वो ऑरेंज पहनता था, हम ऑरेंज पहनते थे। ऑरेंज पैंट शर्ट हमने खूब पहनी, नीली पैंट शर्ट हमने बटन वाली खूब पहनी, पीली पैंट शर्ट हमने बटन वाली को। हमारे हिसाब से तो वो फैशन था। देव साहब भी लाल पीले रंग की जैकेट और टी शर्ट पहनते थे। देवानंद टाइप के कपड़े और अमिताभ और राजेश खन्ना टाइप के कपड़े हमने खूब पहने। लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन आए तो कपड़ों का एक एक्चुअल स्टाइल आया। वो सूटों का स्टाइल, वो स्टाइल, फलाना स्टाइल उन्होंने क्लास लेके आए, जो दिलीप कुमार साहब के पास था, जो राज कपूर साहब के पास था, और देव साहब के पास भी था ही। बिल्कुल। तो BR सर, रवि सर ने आपको देखा और उसके हिसाब से उनको लगा, तो बर्निंग ट्रेन वाज द नेक्स्ट फिल्म जहाँ पे आपके तब धर्म जी से पहली बार मुलाकात हुई। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा अच्छा तू तो काम कर रहा है? तो मैंने कहा सर अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है नाम, पर मैं कर रहा हूँ काम, करना तो है मुझे। तो बोले चल तू आज से काम कर। तभी बोल दिया आपको। एंड तब एटलीस्ट थोड़ा फ्रॉम बीइंग 15th असिस्टेंट या 18th और असिस्टेंट, रवि चोपड़ा साहब बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ, मैं 18वां असिस्टेंट था। और जब बर्निंग ट्रेन की शुरुआत हुई, ट्रेन छोटी सी थी, ट्रेन में बोगी में कितने आदमी आ गए, तब स्पेशल इफेक्ट्स में फिर कुछ होता ही नहीं था। ट्रेन की बोगियां बनी,
अब उसमें असिस्टेंट आ नहीं सकते, तो मैं, मेरे 2 और असिस्टेंट साथी थे, हम तीनों को बोला तुम ट्रेन में दाखिल नहीं होगे, तुम्हारा काम है सिर्फ कॉस्ट्यूम लुक आफ्टर करना। 40 एक्टर कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम आई हैं नहीं आई उनके मेकअप करा के भेजना बस। यू विल बी ओनली इन मेकअप। वैन होती नहीं थी, आपका काम आना है, सुबह मेकअप रूम में जाना है, उस बिल्डिंग जो फिल्म सिटी की जो बिल्डिंग थी आपको वहीं रहना है, एक्टर वहाँ, एक्टरों के रूम भी वही थे, वहीं सबको तैयार करना और भेजना है, आपको सेट पे नहीं आना है। अब हमारे तो बड़ी मुश्किल हो गई, साला सेट पे शूटिंग कैसे देखे। फिर भी हम चोरी चोरी से आ जाते थे शूटिंग देखने, ये करने, कभी कभी रवि देख लेते थे तो फिर काम भी बोल देते थे। ऐसे शुरुआत हुई। यहीं धर्म जी से पहली मुलाकात हुई राजकमल स्टूडियो में। वो भी राजकमल स्टूडियो था। इस मुलाकात के ऊपर मैं डेफिनेटली थोड़ा जानना चाहूंगा, बिकॉज ये तो सब जानते हैं आपके उनके साथ क्या इक्वेशन, और ये तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और जो डेस्टिनी और हम लक की बात करें, दैट द फर्स्ट पर्सन यू सॉ ऑन स्क्रीन वाज हिम। तो आप जब मिले, फैन की तरह मिले, एडी की तरह मिले, क्या बात हुई, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? क्या हुआ, पहला दिन शूटिंग थी बर्निंग ट्रेन की, और ये पहले हमको बोला कि आपको मेकअप रूम में ही रहना है। तो धर्म जी को राज कपूर वाला कमरा दिया गया। मैं जब पहली बार राज कपूर के कमरे में गया तो मैंने देखा, अच्छा यहाँ राज कपूर साहब बैठते थे, मेकअप करते थे। तो सिर्फ धर्मेंद्र ही एक ऐसा स्टार थे जिन्होंने, राज कपूर ने कहा था कि धर्मेंद्र आए, धर्म आए तो मेरा मेकअप रूम उनको दे देना, और किसी को अलाउड नहीं था, कोई भी एक्टर हो। क्या बात है। तो वो मैं कपड़े आपको भी देखना मिला वो मेकअप रूम। मैं कपड़े अपड़े लगा रहा था, लॉन्ग कॉरिडोर के बाद एंड में वो रूम था, बड़ा रूम था, मैं वो कपड़े अपड़े लगा रहा था सारे। तो इतनी देर में जैसे हवाएं सरसरते, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, ऐसे हवाएं साए साए करती है, वो साए साए करती हुई हवाएं उस मेकअप रूम तक पहुंच गई। तब भी होता था सर? तब तो बहुत ज़्यादा होता था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा धर्मेंद्र आ गया। मैं वहाँ से जो भागा हूँ ना, ऐसा लगा जैसे कि मैं ओलंपिक की रेस में भागूँ, दौड़ 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 सीढ़ी से उतर के आया। और मैं क्या देख रहा हूँ, एक बॉक्स वैगन खड़ी हुई है बंद, 40 50 60 100 लोग बॉक्स वैगन के इर्द गिर्द हैं, और रवि चोपड़ा और बी आर चोपड़ा साहब दोनों बात करते हुए, दोनों जो है तेजी से चलते हुए वॉक्स वैगन की तरफ जा रहे हैं। और वॉक्स वैगन का दरवाजा खुलता है और मुझे पहले हेमा जी दिखती हैं और इधर धर्मेंद्र दिखते हैं, और मैं देखता रह जाता हूँ, ऐसे देखता रह जाता हूँ धर्म जी को, ये धर्मेंद्र है। मैं तो बहुत फैन था उनकी, बहुत पिक्चरें देखी थी, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, बहुत पागल था धर्म जी का। ऐसे देखता रहा, और धर्म जी ऐसे कहते वो आए थे रजिया सुल्तान की शूटिंग से, चोपड़ा जी आज बहुत थक गया हूं, कल से शूटिंग करेंगे। वो साला इतना काला रंग लगा हुआ था, धोने में ही 1.5 घंटा लग गया। चोपड़ा जी बोले कहाँ कल से कर लेंगे। मैंने कहा अब ये आवाज़ सुनाई दे रही है हमको। तो उसके बाद इनके जोक्स चालू हो गए, 1.5 घंटे तक धर्म जी जोक्स बोलते रहे, ये होता रहा। ये सब उसी आसपास लोग थे या सब 40-100 लोग खड़े, और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये कंपाउंड है आर के स्टूडियो का, उसमें चल रहा है, और कोई वैन तो होती नहीं थी ना, और हंसी मजाक 1-1.5 घंटे तक हंसी मजाक चलता रहा। उसके बाद बोले अच्छा मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो मिला ही नहीं। तो नई नई कॉल शीट का चलन आया था। अच्छा, पहली बार हिंदुस्तान में कॉल शीट रवि चोपड़ा साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, और वो मेरी जिम्मेदारी थी कॉल शीट वो भी लिखना है, क्योंकि मैं लिख विख लेता था, लिखना विखने का काम थोड़ा मुझे दे देते थे। तो मैंने फटफट कॉल शीट में अपने सिब्बल साहब से पूछा कल कितने बजे का टाइम, इतने बजे का टाइम, ये वो सब लिखा, और मैं भागा गया, धर्म सर सर सर। और वो आर के स्टूडियो का गेट बंद था, क्योंकि एक आध गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गेट खुल नहीं पा रहा था, तो गाड़ी उनकी ऑटोमेटिक रुक गई थी। मैं सर 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 सर, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, यस। मैंने कहा सर कल की कॉल शीट। ऐसे देखा एक ही होती। मैंने कहा सर कल का प्रोग्राम है, वो तो मुझे मालूम है सुबह इतने बजे आना है। ऐसा फाड़ दिया उसको, फेंक दिया, है मालूम है मुझे। और फिर मेरा चेहरा का रंग उतर गया, तो मेरी तरह मुस्कुरा कहते हैं असिस्टेंट हो? छोटा सा तो बच्चा था मैं हाँ सर अभी अभी आया हूँ। हेमा जी भी थी साथ में। अच्छा सर आज पहला दिन है मेरा आपको। अच्छा तो क्या करते हैं पापा पिताजी? मैंने कहा सर ऐसे। अच्छा चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा काम करना।
और ऐसा करके बंद कर दिया। ये धर्म जी की मेरी पहली मुलाकात थी। उनकी मुलाकात जो थी। मुस्कान, फिर मैंने हेमा जी को भी नमस्कार किया, उनकी जो मुस्कान, उनकी जो बातें, उनका जो ऑरा नहीं, उनका जो इंसानियत का बिहेवियर, कि जैसे वो मुस्कान मेरी तरफ, जब उनको लगा कि मेरे चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया उफाड़ने से, इसलिए उन्होंने और 2 शब्द बात करके आपको थोड़ा हाँ, मुझे कहा कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है और ये आया है। क्योंकि 17-18 साल का असिस्टेंट उस वक्त कोई होता नहीं था। असिस्टेंट 35, 36, 35, 32, 35, 36 साल तक लोग असिस्टेंट ही रहते थे। 40 साल में जाके डायरेक्टर बनते थे और असिस्टेंट भी बनने आते थे 25, 26, 27 के बाद। सर, जब धर्मजी से आप ये पूरी पहली मीटिंग हुई, मैं आपके चेहरे की मुस्कान भी देख रहा था जब आप ये नरेट भी कर रहे थे। आपने तब भी ये सोचा था कि आप कभी उनके साथ काम कर पाएंगे एज अ डायरेक्टर? वो एम्बिशन, एस्पिरेशन मेरे क्रॉस को हुआ तो था? हमेशा लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं हुआ। मेरे को तो हमेशा लगता था मैं काम करूंगा, सबके साथ काम करूंगा। ये मेरे को ये इशू कभी हुआ ही नहीं कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आज तक नहीं है ये इशू। कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा है, कुछ मेरे संस्कार मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पिता ने ऐसे दिए हैं, कि मेरी माँ ने ऐसे दिए हैं, कि मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे कोई चीज़ कभी इम्पॉसिबल लगती नहीं है। मेरे को हमेशा ये कहा गया है कि करत, मेरे बाबा हमेशा कहते थे, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। अब अभ्यास करते करते जड़ भी जिंदा हो जाता है। क्या बात तो अध्यास आप अगर करते रहोगे और रास्ता सही चुनोगे तो आप मंजिल तक और पहुंच आपकी ही नीयत जाओगे। सही रहेगी तो क्या हाँ, तो गलत होगा? मेरे को कभी ये रहा ही नहीं कि मैं इस, और मेरा एक है रिश्ता बना लेता हूँ। अब धर्म जी के साथ रिश्ता बना तो उनके पूरे परिवार के साथ बन गया, और अब मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, वो लोग मुझे सूट करते हैं तो मैं उन लोगों को लेता हूँ। मुझे कहीं इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं करना चाहता, करता हूँ। जब जब मौका लगा है किया भी है, जब जब ज़रूरत हुई है किया भी है, लेकिन मैं रिश्तों में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये भी होता होगा सर कि आप कभी-कभी कहानियाँ लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि उनको अप्रोच करें, कभी-कभी उनको सोच के कहानियाँ लिखते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें होती है। कहानियाँ लिख के भी सोची जाती है, और एक्टर को सोच के भी कहानियाँ लिखी मुझे जाती याद है हैं। हम कई साल पहले बात कर रहे थे और आपने मुझे बताया था कि अपने के टाइम पे आप बहुत ट्राई कर रहे थे कि तीनों को साथ में लेके क्या बनाया जा सकता है, हाँ, बहुत वो एंड रहा अपने के। बहुत टाइम लगा, एंड फिर जब आपने फाइनली अपने नरेट की, आई थिंक सनी सैया कोई क्रॉस कर रहे थे, एंड तब सुनते सुनते धर्म जी ने बोला मिल गई वो फिल्म जिसमें हाँ, नहीं, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ को बोला। तो मुझे याद है आपने जिस हिसाब से नरेट किया था वो क्या विजुअली था अभी भी मेरे कि दिमाग में है। अपने सब लोग, मैं कहानी जब भी सोचता था, तीनों डेवल 3 एक्शन फिल्म चाहिए ज़बरदस्त। हर कोई जो राइटर आता था, जो हम भी सोचते थे, और मैं हमेशा कहता था यार एक ही धर्मेंद्र बहुत है, विलेन को ख़त्म कर लेंगे, 3-3 डेवल क्या करेंगे। तो मैंने कहा मुझे इमोशनल फैमिली, क्योंकि इनकी फैमिली, तो एक नोट आ गया था कि नहीं बनेगी ये फिल्म, 1 साल मेहनत करने के बाद। फिर फाइनली मैंने अपने राइटर नीरज पाठक जी को बोला कि पाठक जी अब छोड़ो यार, कोई दूसरी फिल्म बनाते हैं, ये नहीं होगी। कि अचानक उस लम्हे में प्रभु की कृपा हो गई, ये कहानी आ गई, एक क्षण में कहानी आई, और मैं तुरंत पाठक जी को बिठाया। मैंने कहा आप घर में ही बैठो, मैं धर्म जी को फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। और मैंने धर्म जी को सुनाते सुनाते आधा घंटा की कहानी बन गई। फिर बॉबी को सुनाया, बॉबी को सुनाते सुनाते 1 घंटे की कहानी हो गई। फिर सनी को सुनाते सुनाते 1.5 घंटे की कहानी हो गई। बनती चली गई, मैं सुनाता चला गया और बनती चली गई। यहाँ डेस्टिनी आ जाती है। लेकिन वो जो 1 साल हमने मेहनत की, और हम सिंसियर मेहनत कर रहे थे, ये बात ईश्वर देख रहा था, इसलिए ईश्वर ने हमें कथा दे दी। अगर हमारी सिंसियरिटी में जरा भी कमी होती तो शायद ईश्वर हमें नहीं देता। तो सिंसियरिटी बहुत आवश्यक है। अगर आप पूरी सिंसियरिटी से कोई काम करते हैं, पूरे उससे कोई काम करते हैं, तो है ना शाहरुख की फिल्म में एक डायलॉग, इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है हाँ कि जी, हर जब आप पूरी ज़र्रे ने। शिद्दत से आप किसी को चाहते हो तो सारी कायनात आपके संग आ जाती है। तो आप शिद्दत से चाहोगे तो डेस्टिनी आपके संग खड़ी हो जाएगी। इतना सही बिल्कुल, फॉर्मूला है दुनिया का। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। शिद्दत में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना कर्म और काम पूरा करना है, जी। बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी। बहुत खूब। सर, आपके साथ तो मतलब लगता है कि हम ये कॉन्वर्सेशंस कंटिन्यू ऑफ एंड ऑन कैमरा करते ही रहते हैं। आपने इसमें से कुछ चीज़ों का ऑलरेडी आंसर दिया है, बट हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे हम ये कहते हैं विच इज़ माई फर्स्ट, कि मेरा पहला क्या था। उसमें से 1-2 चीज़ें आपने ऑलरेडी बोली हैं। द फर्स्ट फिल्म सेट जिस पे आप एंटर हुए वो पति पत्नी और वो का ही था। आपकी पहली सैलरी क्या थी सर, अगर आपको याद होगा तो? मुझे सबसे पहले 200 रुपये का एक चेक मिला था अमीन सयानी साहब के यहाँ से, हाँ,
और मैंने उनके लिए एक रेडियो प्रोग्राम लिख रहा था, पति पत्नी, और वो शुरू होने से पहले मेरा एक मित्र था सुरेंद्र भाटिया, वो रहा नहीं दुनिया में बेचारा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे हमेशा। तो वो उसने मुझे अमीन सैनी साहब से मिलवाया था, मैं बीएससी में पढ़ता था, तो मैंने उनके यहाँ रेडियो प्रोग्राम लिखना शुरू किया। वहाँ से मुझे पहला 200 रुपये का चेक मिला, मुझे समझ ही नहीं आता था ये कब ख़त्म होगा। फिर बीआर फिल्म में 5 रुपया सैलरी नहीं मिली, मैं 3 साल तक काम रहा, लेकिन मैंने बोला ना इतने सारे असिस्टेंट होते थे, तो मैंने कभी 3 डिमांड साल तक कोई सैलरी नहीं थी सर? नहीं, उन समय में चलन ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे असिस्टेंट है, किस किस को सैलरी देंगे। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तुम लर्निंग के लिए जा रहे हो, अर्निंग के लिए नहीं। अगर यहाँ तुम अर्निंग में रह गए तो तुम ये इन्हीं सैलरी में ही फंस जाओगे, तुम्हारे अंदर ये प्यास होनी चाहिए, तुम कब कमाओगे। तो मेरे को 5 रुपया पर डे कन्वेंस मिलता था जब शूटिंग पे जाते थे, वो मिलता था। तो महीने में 30 दिन शूटिंग होती थी तो 150 रुपया हो जाता था, साला ख़त्म ही नहीं होता था। उसमें इतनी फिल्में, हम 2 रुपये की तो टिकट होती थी, कितनी फिल्में देख लेते थे। तो ऐसा सब होता था। तो ये सब होता रहा। फिर जब मैंने श्रद्धांजलि बनाई तो वहाँ डेफिनेटली मुझे मेरे अकाउंट में पैसे आए, और वो तो घर की फिल्म थी, मैं ही प्रोड्यूसर था, पर फिर भी एज ए कुछ तो देना ही पड़ेगा एज ए डायरेक्टर। तो फिर वहाँ से बस शुरू हुआ। मुझे ये था कि जितना जल्दी मैं कमाई शुरू करूँ, तो बस वो भी मेरे जीवन में बहुत ही भला काम हो गया कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरी वो प्यास मुझे मजबूर कर रही थी कि जल्दी से जल्दी पाँव पे खड़े होना है, जल्दी से जल्दी पैसे कमाने। मैं किस्मत वाला था, हर बच्चा किस्मत वाला नहीं होता। मैं किस्मत वाला था कि मेरे माता पिता यहाँ थे, मेरे को घर मिलता था, आने जाने का कन्वेंस था, पर कन्वेंस तो 5 रुपये मुझे मिल ही रहा था, तो घर मिल रहा था। आज बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उनको घर चाहिए, उनको खाना चाहिए, मुझे खाना घर मिल रहे थे, बस का भाड़ा चाहिए, तो वो बेचारे बिना सैलरी के कैसे काम कर सकते हैं, उनकी दुविधा मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे साथ वो मेरा सौभाग्य था कि मेरे पिता के यहाँ बॉम्बे में रहने की वजह से वो मुझे तकलीफ़ नहीं हुई और मैं ये कार्य कर पाया। क्या बात है सर। आपको अपना पहला अवार्ड, बिकॉज सारी फर्स्ट, पहला अवार्ड याद है आपको? सबसे पहला अवार्ड कौन सा था? अवार्ड तो मिलते ही रहे, और श्रद्धांजलि के टाइम में भी कई लोगों ने बड़े अवार्ड दिया, वो तो मुझे याद नहीं है। वो बड़ा अवार्ड बड़े थे या छोटे थे वो महत्व नहीं करता। जो भी बंदा आपको अवार्ड देता है वो आपको एडमायर कर रहा है। वो मुझे मालूम है कि सबसे पहले कोई बड़ा अवार्ड था श्रद्धांजलि में, कौन सा अवार्ड था, वो जानकी दास जी आए थे मेरे पास कि भाई तुमको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और मैं पहली बार वो अवार्ड लेने गया था श्रद्धांजलि के लिए। उसमें सारे फिल्म वाले आए थे। उन दिनों ये यहाँ पर ही अवार्ड हुआ करते थे ज़्यादातर। फिल्म अवार्ड फेयर नहीं था ना ये? फिल्म फेयर नहीं था ना? नहीं, फिल्म फेयर नहीं, पता नहीं कोई अवार्ड था। सारे अवार्ड हॉलों में हुआ करते थे, या तो षण्मुखानंद हॉल में होते थे, षण्मुखानंद में होते थे, या ये यहाँ पे होते थे मिट्टी बाई कॉलेज के पास ये हॉल है, या वो दीनानाथ मंगेशकर हॉल में होते थे, यही सब। तो मैं शायद षण्मुखानंद हॉल गया था, कोई बड़ा अवार्ड था, उसमें बहुत सारे एक्टर्स आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, और वहाँ मुझे श्रद्धांजलि के लिए पहला अवार्ड मिला था। जो आपकी पहली फिल्म थी श्रद्धांजलि, बहुत लोग ये होते हैं कि वेट करते हैं, मेरे पास कहानी है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, प्रोड्यूसर मिल रहा है, एक्टर नहीं मिल रहा है। ये फिल्म किस हिसाब से बनी, और क्या यही वो कहानी थी जो आपको सबसे पहले बनानी थी, या ये बन रही थी तो आपने बनाई? क्या था, मैं अलग तरह से सोच रहा था। मैं ऐसे सोच रहा था जो मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, शायद उनको इस बात से कुछ चीज़ समझ आए। मेरा तरीका था ये। मैं जब असिस्टेंट था तो बर्निंग ट्रेन में बहुत सारे कलाकार थे, और मेरे को समझ आ गया था कि एक्टर का माइंडसेट कैसा है। कोई एक्टर मेरे साथ काम करेगा नहीं जब तक मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कुछ भी मैं कर लूँ, एक ही कंडीशन में काम करेंगे, अगर मेरे पास बहुत कमाल की कहानी हो। ये बात मुझे बहुत समझ आ रही थी, एक्टरों की बातचीत, ये वो। ये बात आज भी ट्रू है सर, सब अगर लोग सब समझ जगह लें तो आज भी ट्रू है। हाँ। तो मैंने कहा ये नहीं हो। तो मैंने सोचा कि मैं अगर किसी बड़े हीरो के पास जाता हूँ तो बड़ा हीरो तो मुझे मिलेगा नहीं, उसके पास ऑलरेडी इतनी लाइन में कहानियाँ हैं। वो कहानी सुनेगा भी तो 2 साल 1 साल पहले कहेगा पैसा कहाँ है, फंड कहाँ है, ये कहाँ है, वो होगा ही नहीं। तो लेकिन
मैं बी ग्रेड में नहीं जाना चाहता था। मैंने डिसाइड किया था मैं काम करूंगा तो ए ग्रेड में ही करूंगा, क्योंकि बी ग्रेड से ए ग्रेड आने में या सी ग्रेड से ए ग्रेड आने में 10 साल लग जाएंगे और 10 साल का जीवन इधर उधर हो जाएगा। अगर मैं ए ग्रेड एक्टर के साथ काम करता हूं तो मेरी चर्चा ए ग्रेड लोगों में होगी, बी के साथ काम करता हूं तो मेरी चर्चा बी ग्रेड में होगी। ये बात तब भी थी, ये बात आज भी है। तो मैंने सोचा मैं फीमेल ओरिएंटेड बनाऊंगा। और तब ज्यादा नहीं बनती होंगी? जहाँ तक बनती मुझे- थी, खूब बनती अच्छा। थी, तब तो ज्यादा ही बनती थी। हेमा मालिनी, राखी, रेखा, जीनत अमान, कितनी बड़ी बड़ी, मीना कुमारी, कितने बड़े। मीना Completely कुमारी तो based हमसे- on them. हाँ, वो ज्यादा बनती थी और ज्यादा हिट होती थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं फीमेल ओरिएंटेड बनाऊंगा। अब इनका फीमेल ओरिएंटेड बनाने के लिए कहानी चाहिए तगड़ी। तो मैंने सावित्री सत्यवान का थॉट मेरे दिमाग में आया, वहां से मैंने कथा तैयार की, 2 दिन के अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली और मैंने मेरी माँ को सुनाई। माँ रोते रोते, मतलब इतने आंसू आए माँ की आंखों में कि पूछो मत। अब मैंने कहा कि इसको अब मुझे रेखा, राखी, हेमा जी, किसी बड़ी हीरोइन को ही सुनाना है। कैसे सुनाऊं? हेमा जी के साथ तो हम काम कर रहे थे बर्निंग ट्रेन में, वो कहीं बाहर गई हुई थी, आउटडोर थी। तो हमारे एक मथुरा दास करके ब्रोकर होते थे, जैसे आज भी एजेंट होते हैं, तो वो आया करते थे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है, मुझे ये कहानी इन तीनों में से किसी को सुनानी है, कोई कांटेक्ट हो सकता है? हेमा जी को मैं कोई कांटेक्ट कर लूँगा पीआर फिल्म के थ्रू, लेकिन वो तो बाहर है नहीं यहाँ पे, और कहीं गई हुई हैं। तो बोला राखी जी को सुना? बोले हाँ, उनके भाई को मैं जानता हूँ। तो वो मेरे को राखी जी के यहाँ लेके गए, राखी जी के भाई के यहाँ। तो मैं शिबूदा थे, शिबूदा से मैं मिला, बांद्रा स्टेशन पर उनका ऑफिस था। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है, राखी जी के जीवन की ये कहानी है, ये कहानी है, लेकिन एक कंडीशन है। इतने कौन, मेरे को अगर वो एकदम 2 महीने की डेटें देंगी एक साथ, 1-2 महीने के अंदर, तो ही मैं कहानी सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं। कंडीशन आपने उनको दी? मैंने दी थी। मैं गधा था, मुझे तो मालूम नहीं, पर मैं जो सच्चा था, जी। मेरी आंखों में, जी। मेरी बातों में सच जी। दिखता था। पैसे हैं नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, 8 अन्ना नहीं है मेरे पास, बस से गया था, टैक्सी भी नहीं जा सकता था, अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो उसने राखी जी से फ़ोन पे बात कराई, कोई बी आर चोपड़ा साहब का असिस्टेंट आया, ऐसे 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 बोल रहा है, और बोल रहा राखी जी गिर जाएंगी कहानी सुन के, उनके जीवन की कहानी है, उनसे उनके जीवन की बेस्ट फिल्म होगी, जो इत्तेफाक से हो भी गई, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। तो राखी जी ने मुझसे फ़ोन पे बात की, तो पहले उनसे अपने भाई से बात की, फिर मेरे से उन्होंने हल कराया। बोले तुम्हारे पास कहानी है? अच्छा कहानी है। मैंने कहा बहुत अच्छा कहानी है मैडम, आप मुझे डेटें दे दो, आपकी जीवन की बेस्ट कहानी होगी, आप मदर इंडिया भूल जाएंगी। अब ये मैं जैसे गप्पे मारता गया कॉन्फिडेंस से। तो उन्होंने कहा परसों शाम को आओ 6 बजे। अब मैंने परसों शाम को 6 बजे में अपना और थोड़ी तैयारी की, और अपनी मौसी जी को, पापा घर में किसी को बताया नहीं, मथुरा से किसी को बोलना नहीं, अगर कहानी ओके नहीं हुई तो घर में बड़ा मजाक उड़ेगा, सब मजाक उड़ाएंगे कि चले गए साहब, अभी तो पैदा हुए नहीं, अंडे से निकले नहीं, और हीरोइन को साइन करने चले गए, वो भी राखी, राखी मतलब सुपरस्टार। तो सब अभी कभी कभी ये वो सब पिक्चरें उनकी आई हुई थी, सब इतनी बड़ी स्टार, मुकद्दर का सिकंदर, ये वो सब। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा, दाढ़ी वाड़ी थी मेरी थोड़ी सी, तो उनको लगा फंबल हो गया, ये कोई लड़का आ गया है, मेरा फैन है और ये करने आ गया। तकरीबन एज क्या थी सर आपकी तब? होगी 20 साल, 21 साल, 21 साल बाप रे। 21 साल। तो ये फंबल हो गया मेरे, 1980 की बात है, फंबल हो गया मेरे से। बोला मैं तुम्हारे पास 10 मिनट सुनाओ कहानी मुझे, गुस्से में बोला। मैंने शुरू की कहानी, और जो कहानी शुरू की 6-6:30 बजे मैं गया, 10:30 बजे तक 4.5 घंटा मेरे साथ बैठे रहे, और मुझे कपड़े कैसे होंगे, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, मेरा फलाना कैसे होगा, मेरा बैग कौन सा लेके चलूँगा, 1000 सवाल कर डाले, मेरे बाल कैसे होंगे, और मैं भी जवाब देता गया। मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, मैं जवाब देता गया। और आप बिलीव करेंगे, क्लाइमैक्स उनको सुनाते सुनाते आया। श्रद्धांजलि का क्लाइमैक्स रेडी नहीं था, मैं बोलने वाला था भी क्लाइमैक्स बनाया नहीं है, सुनाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो इतने उससे सुन रही थी और क्लाइमैक्स उनको सुनाते सुनाते आ गया। क्लाइमैक्स हो गया, कहानी हो गई। उन्होंने कहा कहानी अच्छी है। 4.5 घंटा रुके क्या एक्टर? सुने, कोई सुन सकता है आज का एक्टर 4.5 घंटा कहानी? कोई नहीं सुनेगा। तो राखी जी वॉज टू गुड अ लेडी, मतलब इतनी ह्यूमन है, इतना ह्यूमन नेचर है, इतनी अच्छी ह्यूमन है, मैं बता नहीं सकता।
और जो उन्होंने अपना कंसिडरेशन और जो उन्होंने अपना गुण दिखाया, जो उन्होंने अपना अच्छापन दिखाया, उसको तो मैं आज तक सलाम करता हूँ। तो फिर उनके भाई आ गए शिबूदा, बोले कहानी मुझे ठीक लगी है। बोले ऐसा है कि 18 अप्रैल की ये बात थी 1980 की। बोले 14 जुलाई से कहानी पिक्चर शुरू कर लो और 45 दिन, 14 जुलाई शुरू कर दो और 45 डेज देती हूँ। उनकी कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल हुई थी, अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म की, वो 2-3 महीने आगे चली गई थी। वो डेटें उनके पास खाली थी, उन्होंने वो मुझे दे दी। शायद इसीलिए मुझे बुलाया, बोले यहाँ डेस्टिनी काम करती है। तो मैंने शिबूदा को पूछा कितने पैसे, मथुरा दास को बोला पूछो। उन्होंने अपने पैसे बताए, बोले 51,000 साइनिंग। मैंने लिफाफा निकाला, 1,000 का रुपया था उसमें, उनके हाथ में दे दिया। ये क्या है? बोले सर ये मैडम ये टोकन है। बोले 51,000 तो मेरे पास है नहीं, ये भी पैसे मेरे पास तो पैसे है नहीं, ये भी मैं मौसी से उधार लेके आया हूँ और घर में भी किसी को बोला नहीं है, क्योंकि अब ना करती तो हंसी मजाक उड़ जाता। अब है, लेकिन यह है कि आपको शूटिंग शुरू होने से पहले आपको मैं 50,000 रुपया और दे दूंगा, 51 आपके पूरे कर दूंगा, उसके बाद शेड्यूल के बाद दूंगा 6, और आपका जो फीस है वो फीस ओके है मेरे लिए। तो मेरा मुंह ऐसे देखती रही, मैम पैसे नहीं है मेरे पास पर मैं अरेंज कर लूंगा। ऐसे फ्रीज हो गई मेरे को देखते हुए। मैंने कहा मैडम ऐसा है, माई स्टेक्स आर मोर हायर देन योर स्टेक्स। आपको तो फिर भी डेट कहीं दे देंगी आप, मैंने अगर डेटें छोड़ दी तो, लेकिन मेरा तो कैरियर छूट जाएगा हमेशा के लिए। सो माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू। ऐसा मैंने आंखों में आंखें डाल के बोला, और बहुत जेन्युइनली बोला, और बहुत पैसे थे का हमारे पास, उन्होंने रख लिया। और हमने कहा पिक्चर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। अब इतनी हिम्मत करना, पैसे नहीं है आपके पास और आप कहते पिक्चर हम खुद प्रोड्यूस बट करेंगे। ये डिसीजन दिमाग में भी ये थॉट कब आया कि प्रोड्यूस आप ही करेंगे? उसी क्षण में अब हमने दिमाग में था पिक्चर हम आप ये प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा पहले सोच के गए थे हाँ, जब? मैं इनका अरे कौन आएगा प्रोड्यूसर हमको लेने, कौन देगा हमको चांस। हमने कहा हम खुद करेंगे। हमने कहा ना हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल में, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो हमने कहा राखी जी ने रख लिया। अब हम घर आए, हमने घर में सबको बताया, बहुत खुश हुए, पापा बहुत खुश हुए, सब कुछ बहुत कुछ हुआ, एक सेलिब्रेशन हो गया। घर में मिठाइयाँ बन गई, खाने आ गए, चीज़ें आ गई, सब लोगों को बता दिया गया, ये हुआ वो हुआ। अब मैंने कहा सारा स्टार कास्ट क्या है, ये राखी जी ने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, 1 लाइन पूरी चाहिए, और 1 लाइन तो अंग्रेज़ी में चाहिए, तो मुझे तो अंग्रेज़ी में लिखना नहीं आता पूरी 1 लाइन। मैंने कोई हमारी एक कॉलेज की एक टीचर थी, वो मिसेस गुलाटी, वो हमारे ऊपर ही रहती थी, उनके साथ बैठ के मैं, अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी थी, पूरा अंग्रेज़ी की बांद्रा स्टेशन पे जाके टाइप करवाई टाइपिस्ट से। हमारे पास तो कोई ऑफिस भी नहीं था, कुछ नहीं था, और सब करा करू के और उनको भेज दी स्क्रिप्ट। और वो बोले कॉस्ट्यूम्स मेरे कितने बनेंगे, उनकी लिस्ट बना दी। अभी तो कोई असिस्टेंट ही, मैं ही असिस्टेंट हूँ, मैं ही सब कुछ दे दिया। चौथे दिन उनका मैसेज आता है कि भाई एक 25,000 रुपया भेजो, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर 1 महीने के लिए आउटडोर, और मुझे अपनी कॉस्ट्यूम सारी बनानी है, आते ही तुम्हारी शूटिंग पे जाऊंगी। 25,000 कहाँ से लाए? उस वक्त का 25,000 आज का तो 10-15 लाख हो गया आराम से 25 ही लाख ही हो गया। 25-30,000 उन्होंने बोला चाहिए इतना। मेरी माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली और बोला ये जाके गिरवी रख दो या बेच दो, और तो 40-50,000 रुपया उससे आया। वो आया, राखी जी को 25,000 पहुंचाए, और 5,000 रुपये में मैंने 101 सारे जितने असिस्टेंट थे मेरे बर्निंग ट्रेन में, इंसाफ का तराजू में, सबको जो है, मेरा कैमरामैन की पहली फिल्म, आर्ट डायरेक्टर की फिल्म, साउंड, सबको मैंने कहा आप सब ये फिल्म कर रहे हो, सबको 101 रुपया दिया। 8-7 लोगों को साइन किया, ये फिल्म, सब बहुत एक्साइटेड हो, सबकी पहली फिल्म शुरू हो रही है। और सारे एक्टर, मधु कपूर, सुरेश ओबराय, दीपक प्राशर, अरुण गोबिल, दीपक प्राशर इंसाफ का तराजू में थे, उनको मिला, अरुण गोबिल को मिला, इन सबको मिला, इन सबको 1,000 दिया। 5,000 रुपये में पूरा सेटअप बन गया ये, और 1,000 रुपया रहा, 6,000 रुपये में पूरा श्रद्धांजलि का सेटअप बन गया। और हमने कहा क्योंकि आप चल रहे हो तो सब चल रहे हैं आपके साथ, और हम कहा अब चलो कर राखी जी का, अब सारा काम, अब सारी चीज़ें। और यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर हमारे एक लाल साहब थे, पापा के मित्र थे मथुरा के, वो आए रात को, वो अच्छे रईस आदमी थे मथुरा के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई गद्दू फिल्म बना रहा है मेरे घर में नाम। तो बोले कि अच्छा बहुत अच्छा है, ये वो है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे मैं दे दूँगा।
घर में ही रहे हमारे। उन्होंने फिर थोड़े से पैसे भेजे और शुरुआत हुई और वो बस हो गया। सर कमाल की बात यह है कि आपको नहीं पता था ये सब होने वाला है। कुछ नहीं पता जब था। आपने वो 1000 रुपए का लिफाफा दिया था तो, और जब आपकी माँ ने भी अपने जेवर के लिए बोला, तब भी उससे खाली राखी जी के ही पैसे पूरे होते, फिल्म नहीं बनती। नहीं, तो हो गया बस। मैं कहता हूं ना, आप वही मैंने बात की, आप शिद्दत से करोगे तो चीजें हो जाएगी। और जब जैसे ही मेरा पहला शेड्यूल हुआ और मैंने रशियस दिखाया, मेरी फिल्म बिक गई। तब तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हाँ, सबसे पहले पंजाब बिका, फिर दिल्ली यूपी बिका, फिर ये बिका, फिर वो बिका, बिकती चली गई। तो वहां से एडवांसेस आने शुरू हो गए। को जैसे ही वो रशियस देखते थे, लोग कहते थे कमाल है पिक्चर। और मतलब इतना पिक्चर बिकना शुरू हो गई, बिक गई पिक्चर। तो बस ये प्रभु की कृपा थी, हिम्मत थी, हो गया। जी जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने शुरू किया था वो लड़का अनिल शर्मा, द अनिल शर्मा, और फिर तो रुकने का नाम नहीं था। सर पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर ने 35 प्लेसेस पे सिल्वर जुबली की। इतनी बड़ी हिट हो गई पिक्चर, हर जगह। राज मंदिर में 25 हफ्ते चली, जगह 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 जगह। जमुना में 25 हफ्ते चली, बॉम्बे में कितनी जगह, पूना में 40-45 वीक चली। और पिक्चर सब जगह सिल्वर जुबली। और पिक्चर के गाने सुपरहिट हो गए, चीज़ें सुपरहिट हो गई। शकीला बानो भोपाली जी के पास में गया, उनसे कहा कि आपको गाना करना है। वो बेचारी इतनी अच्छी थी, महिला थी और कमाल थी वो। उन्होंने एकदम कहा नहीं, मैं ऐसे गेस्ट, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, मैं करती हूँ तेरे साथ काम। वो सब हो, पता नहीं सब होता चला गया। मैं प्यार से मुस्कुरा के बात करता था। और मैंने देखा जिंदगी में जेन्युइनिटी ऑलवेज पेज। मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, जो आज तक भी नहीं बोलता। नहीं है तो नहीं है, पैसे नहीं है, और पैसे आपसे मैंने उधार लिए, मैं नहीं दे सकता आपको 2 साल तक, तो नहीं दे सकता। और अगर मैंने किसी को कभी सच झूठ बोल भी दिया गलती से, तो बाद में कह भी दिया माफ़ करो भाई, उस वक्त लम्हा था, बोलना पड़ा, बोल दिया यार, अब मैं क्या करूं, मगर ऐसा है नहीं। क्या बात है सर, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है। और ये जो कहानी आप बता रहे हैं ना सर, तब की हो अब की हो, जो चीज़ें आपने कही हैं वो चीज़ें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। कुछ नहीं बदला है। कपड़े पहनने का तरीका जैसा आपने बोला बदला है, जो बदलता रहता है, फैशन आता है, फैशन जाता है, लेकिन जो बेसिक ऑनेस्टी, डेस्टिनी, और ये आज भी कहा जाता है कि डेस्टिनी उनको फेवर करती है जो अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। तो दैट इज डेफिनेटली दे। बहुत खूबसूरत। सर दूसरा था जो हमारा फर्स्ट था, आपका पहला मेंटर आपको याद होगा? कौन आपके पहले, जिनको आप अपना मेंटर मानते हैं, भले ही वो स्कूल हो, कॉलेज हो या इंडस्ट्री में हो, कि काफी कुछ सीखने को मिला, या तो ऑब्जर्व करके या आमने सामने से भी? देखिए, मुझे मेरे ग्रैंडफादर से बहुत सीखने को मिला, मुझे मेरे पिता से बहुत सीखने को मिला, मुझे बी.आर. चोपड़ा साहब से बहुत सीखने को मिला, उनकी जो बातें। और एज ए फिल्म राइटर मुझे सलीम जावेद साहब से एकलव्य की तरह सीखा, मैंने बहुत सीखा। मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बहुत सीखने को मिला, म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा साहब, इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा। और मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपनी धर्मपत्नी से भी सीखी, और अब बहुत सारी चीज़ें अपने बेटे उत्कर्ष से भी सीख रहा हूँ, अपनी बिटिया से भी सीखता हूँ, कैरविना से। उनका भी बड़ा एक सेंसिबिलिटी है जो मुझे बड़ा अच्छी। तो मैं तो हर मोड़ पर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहा। धर्म जी से बहुत सीखा, हर मोड़ पे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ। और सीखने का सिलसिला चलता ही रहे तो आदमी जिंदा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मर जाता है। वो एक तालाब हो जाता है जो सड़ गया हो। लहर बनते रहो, तो बहते रहो, सागर की तरफ जाते रहो, तो ही आनंद है, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं है, एकदम सही बात है सर। आपके पहले मित्र लाइफ में जो बने होंगे, आपको याद है? हाँ, मेरा रहा नहीं, अमर उजाला के अतुल माहेश्वरी था जो अमर उजाला का जो मालिक रहे। और अतुल माहेश्वरी हम लोग के पहली क्लास से 12वीं क्लास तक साथ पढ़ते थे। क्या बात है। और वो मेरा मित्र था। देन मथुरा में सुनील गुप्ता जी, देन सुरेंद्र भाटिया बॉम्बे आके मुझे मिला, आगरा का था। ऐसे बहुत सारे मित्र थे। बाकी फिर बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में तो सारी इंडस्ट्री मित्र हो गई, बहुत सारे मित्र हैं ही। करेक्ट। और अभी भी टच में है सर जो आपके मथुरा के मित्र हैं? जो नहीं, अतुल जी तो रहे नहीं, सुनील गुप्ता जी अभी बम्बई में ही रहते हैं, टच में हैं। और फिर शक्तिमान जी हमारे राइटर बड़े करीब मित्र हो गए। हमारे श्याम गोयल जी जो भी राइटर थे, जो मथुरा से आगरा से थे, वो अच्छे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मित्र रहे।
और बहुत सारी चीज़ें रही। हमारे एक प्रमोद पांडे जी है जो पुराने कलाकार हैं, वो भी अब आजकल जो है रोल करते हैं 70 साल के लोगों के, वो भी है। और ये सब लोग हैं जो मथुरा के, आगरे के काफ़ी लोग हैं जो हमारे वो हैं। मेरा कज़िन था राजा, वो भी बहुत, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, सब सही है। आपने जैसे बताया कि आपने अपनी पत्नी से भी काफ़ी कुछ सीखा है। ये दौर कब आया था? बिकॉज़ अगर आप पूरे काम में इतने लीन हैं, सुबह 9 से रात को 12 तक, तो कब ये हुआ कि घर वालों का प्रेशर था, काम चल रहा था, शादी करनी है, शादी की, उससे थोड़ा सेटबैक हुआ काम में? तहलका के दौरान मेरी शादी की बहुत चलती थी। पाले तहलका के दौरान मैंने हाँ किया। तहलका रिलीज़ होने से पहले मैंने शादी की। टाइटल वो और आपकी ज़िंदगी में भी सही बैठा कि वो जी, तहलका ही हो गया जी। जीवन में। एंड आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जी। एंड जो मन से भी बहुत अच्छी, मन से भी सुंदर, वैसे भी सुंदर, गुणों से भी सुंदर, और बहुत अच्छा गाती रही। और बहुत, मतलब क्या होता है ना, घर में पत्नी अच्छी आ जाए, माँ और बहन तो आपका लगाव रहता ही है, वो अच्छे होते ही हैं, क्योंकि आपकी माँ है, आपकी बहन है, वो तो आपके साथ अच्छे होंगे ही। अब आता है एक बाहर से एक अनजाना व्यक्ति, पत्नी, वो 100 उम्मीदें लेके आपके पास आता है। पहले आपको उसके साथ अच्छा होना पड़ता है, फिर वो आपके साथ अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ, हम दोनों पहले लम्हे में ही एक दूसरे के साथ अच्छे हो गए। और शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन, और उन्होंने ऐसा संभाला, ऐसा घर को संभाला। आज मेरा पूरा प्रोडक्शन वही संभाल रहे हैं, हर चीज़। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पैसा वैसा ये वो, क्या बनानी है, कुछ प्रॉपर्टी करनी है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, कैसा मेंटेन करना है, वही करते हैं। बच्चों के साथ कैसा लुक आफ्टर करना है, बच्चों को कैसे। शी इज़ अ सिंगर, उन्होंने अपना गाया नहीं। शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, क्लासिकल सिंगर। उन्होंने अपना कैरियर नहीं अपनाया, इसलिए कि उसको दोनों, मेरा बेटा उत्कर्ष और बेटी कैरविना, दोनों को पालना था। उनका नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी है। मैं सिंगर बनना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ग्लैमर मेरी और ये प्रायोरिटी उनका नहीं। डिसीजन था। उनका ही डिसीजन था। मैं तो आज भी कहता हूँ, भाई आज भी गा दो, मैं तो 2 मिनट में गाना दूंगा, मेरे को क्या टाइम लगेगा। मेरे को गाना देने में कोई टाइम थोड़ी बिल्कुल, लगेगा, एक बिल्कुल, क्षण में दे दूंगा। बिल्कुल। बोलते नहीं, मैंने कहा मैं अभी कम, मुझे रियाज व्याज नहीं है, अब मुझे नहीं। अभी बेटी मेरी गा रही है, बेटी को गाना है। अब बेटी के सपनों में उनके सपने हैं, बेटे के सपनों में उनके सपने हैं। बेटों को बहुत, बच्चों को बहुत ही अच्छे बच्चे दिए मुझे, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सही शिक्षा दी, और संस्कारी बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं। एक दोनों बच्चे 5-5 4-4 साल अमेरिका रहे, लेकिन हिंदी उनकी वही रही। हिंदी में परिवर्तन नहीं आया, एक्सेंट में परिवर्तन नहीं आया। हम यहाँ भी वेजिटेरियन थे वो बच्चे, वहाँ भी वेजिटेरियन रहे। बच्चों को उन्होंने, वाइफ का ही डिसीजन था। मैं तो कहता था गाड़ी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बोले नहीं, गाड़ी नहीं दूंगी। वहाँ पे एक तो 2 बार गाड़ी कहीं इधर उधर लड़ा बढ़ा दी, तो दूसरा उनको वहाँ ट्रेनों और बसों से चलना है। तो उत्कर्ष 5 साल अमेरिका में रहा, साइकिल पर ही चलता था, या बसों से चलता था, ट्रेन से चलता था। कैरविना भी, बिटिया भी मेरी, बसों से जाओ, ट्राम से जाओ, ट्रेन से जाओ, लेकिन नो गाड़ी, नो, नहीं देना है, क्योंकि आप आम आदमी की ज़िंदगी जियो। तो वो जो आम आदमी की ज़िंदगी उन्होंने जी, और बोले आप अंग्रेज़ी में मत दिन भर बात करो, लेकिन घर में फेस टाइम पे 3-4 दफ़े बात होती थी, आप हिंदी में ही बात करेंगे, आप अंग्रेज़ी में नहीं करेंगे। तो इस वजह से उनकी हिंदी भी सही रही। उनको कुछ भी करो, हिंदी की चीज़ें, हिंदी की किताबें, हिंदी की पढ़ाइयाँ उनको करनी ही करनी है। किताबें और पढ़ाई भी हिंदी में, और जैसे उनको नहीं, आपके हाँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत चीज़ें करनी है, पढ़नी है, चीज़ें होनी ही जैसे होनी है। आपके बाबा ने जो इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया था घर पे और वो करते थे, तो आपकी वाइफ ने वो कंटिन्यू किया आपके बच्चों के साथ कहीं न कहीं टू हाँ, एन्श्योर कि हाँ, हिंदी की जो पूरी हिंदी भाषा वो इनकी नहीं नहीं जाए। जाए, और दोनों बच्चों की हिंदी नहीं गई। बहुत ज़रूरी है। आज जो फ़िल्म लाइन में आप हैं, आज की जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है बच्चों की, उनके पास हिंदी नहीं है। एज़ ए डायरेक्टर जब मैं उन एक्टरों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है इनके पास हिंदी नहीं है, डायलॉग बोलेंगे कैसे? तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो और भारत में आप रहते हैं, तो भारत का होना ही चाहिए। जैसे उत्कर्ष जब आया अमेरिका से, तो पूरा महीना 15 दिन मथुरा ही रहा वो। यहाँ से ट्रेन से गया, बोले यहाँ से मैं ट्रेन से गया 2-4 लोगों के साथ, ये सरवैया, ये वो सब लोग ट्रेन से गए, और मथुरा घूमे, ऑटो में, गाड़ियों में, बसों में, इसमें, उसमें, पैदल, नावों में, ताकि दुनिया संसार देखें। आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है। मैं हमेशा कहता था, महात्मा गांधी आए तो उन्होंने पहले भारत भ्रमण किया 2 साल, उसके बाद वो भारत को समझे। तो भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण बहुत ज़रूरी है। और ये बात मेरी पत्नी ने सोचा कि ये हो, सुमन जी उनका नाम है,
और वो करें। और कलकत्ता की हैं वो, और कलकत्ता की जो कल्चरल रिचनेस है वो भी बच्चों में आई। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूबसूरत। अगले क्विक सेगमेंट के ऊपर आते हैं, आपके फेवरेट्स। ये तो आप फटाफट कहते हैं कि मुझे पता है। आपकी कोई एक फेवरेट फिल्म है जो आप बोल सकते हैं कि ये फिल्म है कि आज भी मैं ये देखता हूँ तो आई फील। देखिए, मेरे को तो आज की दौर में जो अपनी सबसे बेस्ट फिल्म लगती है वो वनवास लगती है। क्या बात है। वनवास इसलिए लगती है कि वनवास जो सोशल मैसेज देती है वो आज के लिए सबसे जरूरी है। जरूरी है। बहुत बहुत और बहुत अभी सही वो बात टीवी है। पे आने वाली है, जी। ओटीटी पे आने वाली है। आप देखिए किस तरह से जो मैंने ऐसे रिएक्शन थिएटर में देखे नहीं कि पूरे 300-300 लोग रो रहे थे। समय हमारा थोड़ा गलत हो गया रिलीज का, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन उसका जो संदेशा, और उसका अच्छी जो फिल्म फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी अपने सर। वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी जब ओटीटी टीवी पे और सैटेलाइट पे आएगी। मगर वो मेरे लिए आज सबसे बेहतरीन फिल्म है। क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी कोई फेवरेट किताब? मेरी तो फेवरेट किताब रामायण महाभारत है। और Next अंग्रेजी में बात अच्छा। करूं तो मुझे बहुत पसंद है फाउंटेन हेड। अरे वाह। आपकी कोई फेवरेट लोकेशन है शूट के लिए कि यहाँ मैं तो जाना? पहाड़ों में बहुत पसंद है मुझे शूट करना। लेह लद्दाख बहुत पसंद है मुझे। मुझे इजिप्ट बहुत पसंद है जहाँ मैंने कभी शूट नहीं किया। और ऐसी थोड़ी सी जो लोकेशन जो थोड़ी सी रगड़ रगड़ सी हों, जो अपनी वो एक वाली कहानी आपको पसंद कहती है। हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। राजस्थान बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारी बहुत सारी है। लोकेशंस है। आपका कोई फेवरेट गीतकार संगीतकार जो आपको लगता है कि ये? बख्शी साहब, आनंद बख्शी। क्या बात है। एंड फेवरेट प्रोड्यूसर कोई ऐसा था कि इनके साथ काम करके आप खुद भी काफी टाइम से आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऐसा कोई जिनके साथ काम करके आपको लगा यार एवरी डायरेक्टर शुड बी ब्लेस्ड विद अ प्रोड्यूसर लाइक दिस? अरे भाई बहुत सारे हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जैसे गुलशन राय बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर थे। राजश्री बहुत अच्छा। और बहुत से बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे। आज के इस टाइम में तो बहुत हैं ही अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर। तो साउथ में बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रहे हैं हमेशा अच्छे अच्छे। प्रसाद प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। बहुत सारे प्रोड्यूसर रहे हैं जो हमेशा अच्छी फिल्में बनाते हैं। और जिन मनोज कुमार साहब बढ़िया प्रोड्यूसर थे अपने टाइम में। राज कपूर साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं। तो देव साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। तो आर के स्टूडियो कमाल। सर तो ये सब हैं। इसी से ही मेरे को ये थॉट भी आया था, और वो एक्चुअली हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी है। आपने देव साहब की बात की, आपने जितने लोगों के नाम लिए सब एक दौर के लोग थे। हमारा अगला सेगमेंट भी है, लेकिन हम प्रोड्यूसर से ही शुरू करेंगे, तब और अब। बिकॉज आपने ये मोर देन 40 डिकेड जिए हैं इंडस्ट्री में। कितना फर्क आया है, अच्छा बुरा जो भी है, तब प्रोड्यूसर कैसे होते थे, अब प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? देखिए तब क्या था, तब प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता था उसका अपना ओन रिस्क होता था। वो अपना पैसा अरेंज करता था, अपने घर से लगाता था, ब्याज पे पैसा लेता था, फिल्म का मालिक होता था, उसका मालिकाना हक होता था, उसके दुख सुख उसके होते थे। आज क्या है, आज फिल्म प्रॉब्लम क्या हो गई कि आज प्रोड्यूसर के पास स्टेक्स नहीं है। 80% 90% कुछ प्रोड्यूसर्स के पास है, स्टेक्स नहीं है। कोई स्टूडियो बीच में आ जाता है, वो स्टूडियो पूरा फंड कर रहा है, वो स्टूडियो तक पहुंचना, पिक्चर उनसे फंड कराना, वो एक प्रॉब्लम जरूर है। और वो है वो एक बिल्कुल जर्नी, वो बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट जर्नी है। बिल्कुल। वो है जर्नी। एक्टर से अप्रूव कराना, एक्टर से तो उस वक्त भी अप्रूव कराना डिफिकल्ट था, उस वक्त भी फंड लेना डिफिकल्ट था। लेकिन उस वक्त आपके पास मालिकाना हक था। आज आपका मालिकाना हक खत्म हो गया, क्योंकि आप अगर मर भी जाएं, आपको नुकसान भी हो जाए, तो आपका रिस्क कम है। पहले पूरा रिस्क होता था, आज हो सकता है किसी कंडीशन, टर्म कंडीशन, और 10-20-25 का रिस्क हो, परसेंट का रिस्क हो, ना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इस वजह से क्या हो गया है कि आपके लिए फिल्म पैशन कम, बिजनेस ज़्यादा हो गया। उस वक्त फिल्म पैशन ज़्यादा, बिजनेस कम था। क्योंकि उसमें आपका इतना लगाव भी है, और आप लगाओगे भी तभी जब आप उसमें इतना बिलीव करते हैं। हाँ, तो पैशन बहुत था। आज पैशन कंपेरेटिवली कम हो गया। आज आपको सेटअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज ये ओटीटी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, आज जैसे ये एक्टर को डालो, ये एक्टर को डालो, तो ये ओटीटी बिकेगा, तो ये सैटेलाइट बिकेगा। पब्लिक में क्या चलेगा वो आप सोच ही नहीं रहे हो। और पब्लिक में तो वो आज थोड़ा सा, इसलिए वो, क्योंकि पैशन ही नहीं है आपका, इसीलिए वो पैशन खत्म हो गया। आपको रिस्क ही नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ व्यापारी हो गए हो। बहुत सही, बहुत बहुत सही सर। ये बातें हमने काफी बार ये सेगमेंट पे मैक्सिमम यही कॉन्वर्सेशन होती है कि पहले जो प्रोड्यूसर थे वो फिल्म बनाना चाहते थे, उनके लिए सबसे बड़ा मेक और ब्रेक, जैसे आपने बोला था मेरे स्टेक्स हाई हैं, तब वो प्रोड्यूसर के लिए वो होता था
कि आप सब अपना काम कर रहे हैं, आप सब अपनी फीस ले रहे हैं, बट मेरे स्टेक सबसे हाई हैं। अब वो धीरे धीरे काफी कम हो गया है एज कम्पेयर पहले टू क्या व्हाट था इट ना, वाज। पहले ऐसा होता था कि 25% में सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर आ जाते थे फिल्म में, 50% प्रोडक्शन में जाता था और 25% प्रोड्यूसर फाइनेंसर में जाता था। अब क्या हो रहा है, 75% एक्टर डायरेक्टर में जा रहा है और 25% में प्रोडक्शन भी हो रहा है और प्रोड्यूसर भी आ रहा है और फाइनेंसर भी आ रहा है। ये हो गया है। और रिजल्ट्स दिखते हैं, पता चलता है कि कैसे क्या हो रहा है। उसके ऊपर एक अलग एपिसोड पूरा बन सकता है। तब और अब एक्टर्स में क्या फर्क लगता है आपको? मेहनत, शिद्दत? देखो, मेहनत तो तब भी बहुत करते थे, अभी भी बहुत करते हैं। तब एक्टर 4-4, 3-3, 2-2 शिफ्ट एक साथ करते थे। आज एक पिक्चर एक साल में 1 या 2 ही पिक्चर करते हैं। लेकिन तब और अब में फ़र्क ये था, तब एक्टर बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल थे। कोई वैनिटी वैन नहीं थी, कोई सेक्रेटरी नहीं थे। सेक्रेटरी थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो कुर्सी पे बैठे रहते थे और आप जाइए उनसे मिल लीजिए, शॉट के बीच में बात कर लिए, कहानी भी सुन लेते थे शॉट के बीच उनका में। एटीट्यूड भी वैसा रहता था और कि हाँ, एटीट्यूड बैठो, वैसे ही होता था। approachable। जब आप पहुंच गए तो खाने खाएं, पानी पिए, लंच है, तो हर एक्टर के पास थोड़ी महफिल लगी रहती थी। कोई मोबाइल नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था। जो कुछ है वहीं होता था। और अगर थोड़ी इश्काश की चलती थी तो जो स्टूडियो का जो बूथ होता था, टेलीफोन बूथ, वहाँ पे एक्टर का बहुत टाइम जाता था। वो बहुत जाता है, क्योंकि अगर इश्काश की है तो वो वहाँ तो जाते ही फिर रहेगा। हाँ, तब तो कुछ मैसेज, मोबाइल कुछ नहीं, कुछ था ही ईमेल नहीं। नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन अप्रोचेबल बहुत थे एक्टर। और जो कॉमेडियंस होते थे, सह कलाकार होते थे, उनके थ्रू अपनी बातें हीरोइनों तक, अगर इश्काश की है, या अपनी बातें दूसरे प्रोड्यूसरों तक या डायरेक्टरों तक पहुंचाने का एक जरिया होता था। क्या बात है! कि अच्छा। भाई फलाना कॉमेडियन है, अरे यार तू वहाँ शूटिंग करने जा रहा है, उसको बोले यार मुझे तेरी फिल्म अच्छी लगती है, ये तेरे पास सुना है, हम लोग मिले क्या? ऐसा चलता था। ओह! ये पहली बार सुना सर, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो उस हिसाब से सारे कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन उस हिसाब नेटवर्किंग से ऐसे होती होती थी। थी, क्योंकि बहुत ये ऐसी ही होती खूबसूरत। थी नेटवर्किंग। और इसीलिए कॉमेडियन और साइड कलाकार बहुत मुंह लगे होते थे, समझे, एक दूसरे के। क्योंकि आई थिंक एक्टर से ज़्यादा फ़िल्में तो वो कर रहे हैं, हाँ, वो कर रहे हैं। काफ़ी सारी। या विलेंस जो होते थे, शक्ति कपूर, ये वो, रंजीत फंजीत, ये वो सब, गुलशन गो, ये सब इतनी फिल्में कर रहे होते हैं। अभी इस सेट पे, कभी उस सेट में, अरे यार मेरा फलाने डायरेक्टर को ये संदेश, अब ये बात कर लो इससे, ये सब हो जाता था। क्या बात है! पर सेट और खुले होते थे, मतलब मेल जोल अच्छा था। ऐसा नहीं आज मेल जोल नहीं है, लेकिन आज ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। आज उनको अपना ब्रांड का बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं इंस्टा पे भी मेरा ब्रांड है, ट्विटर पे भी मेरा ब्रांड है, मेरा ऐड भी आना है। मेरा ऐड वेड तो उन दिनों कुछ होता ही नहीं था, बहुत कम था ना। आदमी सिर्फ फिल्मों से ही पैसा कमाता था। अब वक्त बदला है, ये चीज़ें बदली हैं। सही गलत एक अलग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन इससे डाइवर्जन भी काफ़ी हुआ है। बहुत एक्टर्स बोलते हैं अब मैं क्यों ये फ़िल्म करूँ जब मैं इतना कमा रहा हूँ इस चीज़ हाँ, से। आजकल फिल्म वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि फिल्म उन्हें करनी है अपना ब्रांड रखने के लिए, बाकी धंधा उनका ब्रांड है। जैसे मैंने बोला, वो सही गलत का एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जैसे आप ये बोल रहे हैं, सेट और फ़िल्म मेकिंग में तब और अब में क्या फ़र्क आया सर? अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हाँ, क्रोमा आ गई। टेक्नोलॉजी डेफ़िनेटली, टेक्नोलॉजी में हमने बहुत तरक्की की है। जब हम गदर 1 बना रहे थे, हम 50-50 हज़ार रियल आदमी के साथ शूट करते थे। आज हमें ज़रूरत नहीं है। हम ऐलान जंग, तहलका, हुकूमत जब बनाते थे, तो ऐलान जंग, तहलका में हमने फाउंटेन, मतलब वाटरफॉल में आदमियों को ऊपर चढ़ाना था, तो हमने रियल चढ़ाया। कितना मुश्किल काम था वो सब। तो वो आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज सब फ़िल्मों आज सब हो जाता है। तो ये फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है। ऑडियंस में आपको कोई मेजर फ़र्क लगता है तब और अब में? आज ऑडियंस के पास एवेन्यूज़ बहुत आ गए, माइंडसेट बहुत हो गया। 3 मिनट की रील भी उनको भारी पड़ रही है। सही कंटेंट बात बहुत है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो नहीं देख पाते। सही बात है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। पुष्पा में लोग आए ना, गदर में लोग आए ना, जब लोगों को आना है तो आते हैं। चलता वही मसाला है अल्टीमेटली। और सदियों से वही है, अलग-अलग तरीके से परोसा जाता है, लेकिन होता वही है। आपका एड्रेनल बढ़ाए ऐसी फ़िल्म आपको चाहिए। आपके इमोशंस को आगे लेके आए ऐसी फ़िल्म आपको चाहिए। आपको ठाका लगा के हँसाए ऐसी फ़िल्म आपको चाहिए। सही बात है। और ये चेंज नहीं होता सर, ऐसे जब बात करें, ये चीज़ कितनी सिंपल और कितनी सही लगती आप ही है। ने कई दफ़े बोला ना, आप 80 की बात कर रहे हैं और आज की बात कर रहे हैं, बातें दोनों एक सी हैं। वही है, लेकिन फिर भी कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, हम सबको एज़ एन इंडस्ट्री, किसी को पिन पॉइंट करे बिना, सही फ़िल्में बनाना और इतना सेल्फ डाउट होना कि क्या चल रहा है।
आज जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स के साथ हम भी मिलते हैं, बात करते हैं, सबका एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट है। और ये मैं स्पेसिफिकली हिंदी या साउथ नहीं बोल रहा, सब जगह पे, कि आजकल क्या चल रहा है पता ही नहीं। मेरा हमेशा ये रहता है कि आपको क्या बनाना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना सर। कभी कभी आपको ये बनाना है, लेकिन डाउट ये है कि यार आजकल ये भी नहीं चल रहा है, तो ये क्यों चलेगा। देखो, मैं तो फिल्म लाइन में आया हूँ, मुझे क्या बनाना है और मैं वही बनाता हूँ। और श्रद्धांजलि से वनवास तक। जिस दिन आपको उसमें कन्फ्यूजन हो गया, आप फिल्म मेकर नहीं रहेंगे। ये बात मैं कह देना चाहता हूँ सबको, हर फिल्म मेकर को। जिस दिन आप में ये कन्फ्यूजन है आपको क्या बनाना है, उस दिन सोच लेना आपकी दुकान बंद हो गई, आपकी कहानी गई। आपको क्या बनाना है ये आपको मालूम होना चाहिए, वही आपको बनाना है। क्योंकि आप समाज में ज़िंदा हैं, आप रोज़ ज़िंदा हैं। सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं, रोज़ के हालात देख रहे हैं, आप रोज़ पिक्चरें देख रहे हैं, आप रोज़ वीडियोज़ देख रहे हैं, रोज़ रील देख रहे हैं, रोज़ इंस्टा देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इतना कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको सब मालूम है। तो आपको ये भी मालूम है कि आज आप क्या देखना चाहते हो और आपको क्या बनाना चाहिए। आपको खुद आप वही देख रहे हो ना जो आप देखना चाहते हो। तो जो आप देखना चाहते हो वही आप बनाइए, वही दुनिया देखेगी। सिंपल, इट इज़ सो सिंपल। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। दैट इज द होल पॉइंट। फाइनल आखिरी सवाल, इतने डिबेट्स होते हैं नॉर्थ साउथ, बट आई थिंक आपने उसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे दिया। आपने पुष्पा गदर दोनों बोला, पुष्पा 2 हो गदर 2 हो, ऑडियंस में फर्क नहीं है जैसे हमने डिस्कस किया। आपको लगता है ऑडियंस थोड़ा भी दिमाग लगा के देखती है, साउथ की फिल्म है मैं इसलिए देख रही हूँ, या ये नॉर्थ की है? जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ऑडियंस को अच्छी कहानी चाहिए, वो कहीं से देखिए भी क्या आए। हो रहा है, जब वो साउथ की फिल्म देखते हैं ना, उनका एक माइंडसेट ज़रूर होता है, ये साउथ की फिल्म है। तो वो एक हल्का सा माइंडसेट है, इसमें एक्शन होगा, इसमें लार्जर देन लाइफ सीन होंगे। नॉर्थ की, बॉम्बे की जब वो फिल्म देखती है, मुंबई की, तो उसको लगता है इसमें थोड़ी सेंसिबिलिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा वो होगा। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है ऑडियंस में। वो इसलिए फ़र्क है कि लॉकडाउन में जब साउथ की फिल्में आई, तो उनको पहले से थोड़ा सा ऐसा लगता था ये साउथ की फिल्में हम देख रहे हैं, एक्शन है, ये है, वो है। और नॉर्थ की फिल्में कुछ अलग आया करती थी, मुंबई की फिल्में अलग आया करती थी। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये डिफरेंस भी समाप्त हो जाएगा। हम लोग क्या है, नॉर्थ में, मुंबई में क्या हुआ कि हम ऑडियंस और गैलरी से खेलना भूल गए। हम भूल ही गए, हमको मालूम ही नहीं है गैलरी ऑडियंस से कैसे खेलना है। क्योंकि हमारे दिमाग में ब्रांड ज़्यादा घुस गया, नॉर्थ यहाँ पे मुंबई में हमारे दिमाग में ये ज़्यादा घुस गया कि ये नया है, ये पुराना है, ये जेन जी है, ये 80s है। हम सबको ये बॉक्स हमारे करने दिमाग में लगे, ये डिफाइन करने अभी लगे। जब हम श्रद्धांजलि आए थे तो कर रहे थे, तो हमें बोलते थे भाई ये तो 18 साल, 20 साल, 22 साल का लड़का, ये क्या डायरेक्टर बनेगा, इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये फंबल है। ये ऐसा बात करते थे, हमको कोई सीरियस नहीं लेता था। आज हम 60+ हो गए, तो आज हमसे बात करते हैं, यार ये तो अभी पुराने ज़माने के डायरेक्टर हैं। अब गदर हिट हुई तो उनको लगा नहीं यार ये चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन ये पुराने ज़माने के डायरेक्टर हैं, उनको ऐसा लगता था ये कहाँ आज के ज़माने को समझेंगे। ऐसा नहीं है। विद द टाइम एक्सपीरियंस ही डायरेक्टर को बड़ा बनाता है। हॉलीवुड में सारे डायरेक्टर बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे स्पीलबर्ग हो या कोई भी डायरेक्टर हो। वो सारे डायरेक्टर 70-70, 80-80 साल के, और वो फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो क्लिंट ईस्टवुड, और सफल है। तो क्या हो गया, ये जो हमारे बम्बई में ये बात आई, मुंबई में ये बात आई कि ये नया है, ये पुराना है, ये जैन जी है, ये है, ये बात ने जो है हमारे माइंडसेट्स को, हमारे और माइंडसेट्स को एकदम बदल दिया, और हम सब कंफ्यूज हो गए। और जो जो डिसीजन लेने वाले हैं फिल्मों के, जो स्टूडियोज या जो भी ले, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे के ही हैं, मुंबई के ही हैं, वो कहीं के भी है। ऐसा नहीं है कि वो गुणी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो भी सिनेमा समझते हैं, लेकिन वो भी कन्फ्यूजन में आ गए कि मैं ये करूं या ये करूं। डाटा पे ज़्यादा कि भाई इसको इतने क्लिक मिले, इसको इतने क्लिक मिले, उस पे ज़्यादा रह गए। अपने इमोशंस पे नहीं जा रहे कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, मुझे क्या नहीं पसंद आ रहा है। पहले हम फिल्म बनाते थे, हमें जो पसंद आती थी वो हम बनाते हैं। हमने बनवास बनाई, हमें पसंद आई, हमने बनाई। हमने लोगों को रोते रोते खूब देखा, हम बहुत सेटिस्फाई, हमें लोगों ने बहुत वीडियोज़ भेजे, बहुत देखा, हमें अच्छी लगी। अब हमें कोई अच्छा लगा और वो कभी सफल होगी, कभी सफल नहीं होगी, ये दूसरी बात है। मगर हमने फिल्म वो बनाई जो हमको अच्छी लगी। हमको मालूम है कल टीवी पे आएगी, ओटीटी पे आएगी, अच्छी चलेगी। तो वो आज वही सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ, इसीलिए ये नॉर्थ और मुंबई हो गया कि नॉर्थ की फिल्म है, ये साउथ की फिल्म है, मुंबई की फिल्म है। भाई अल्टीमेटली आपको फिल्म बनानी है जो आपको पसंद आए।
आपके अंदर के बच्चे को पसंद आए, आपके अंदर के मर्द को पसंद आए, आपके अंदर के पिता को पसंद आए, आप कोई भी सब्जेक्ट सुन लो, आपके अंदर की माँ को पसंद आए और वो फिल्म बना दो। आपके अंदर के दोस्त को समझ आए वो फिल्म बना लो। आपके आपके जो आपके मन को गुदगुदाए वो बना लो। आपको गुदगुदा रही है, आप जैसे 2-4 करोड़ तो लोग होंगे देखने वाले, वो देखेंगे। कितनी सिंपल और सरल बात है सर, अगर ये समझ जाए कि हमें अंदर देखना है बाहर नहीं। आपने जो बोला उसका पूरा सारांश यही है कि हमको ये देखना है कि व्हाट इज इट दैट इज एक्साइटिंग यू, फॉर यू टू गो आउट एंड डू, जैसे आपने किया कि आपको श्रद्धांजलि, नहीं तो वो इतना मैच्योर टॉपिक है जिस एज में आपने वो फिल्म बनाई और थी। क्या है ना, हमारी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अंग्रेजी फिल्मों को या कोरियन फिल्मों की हम सीन देखते हैं, हमको उनको पिरोने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब स्क्रिप्ट करता हूँ कोई फिल्म ही नहीं देखता, उन दिनों में फिल्म देखना बंद कर देता हूँ। मेरे को देखना ही नहीं है, और उस टॉपिक पे तो बिल्कुल नहीं देखना जिस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। एक्शन बनाना हो तो एक्शन नहीं देखो, वनवास बना रहा हूँ तो फैमिली नहीं देखूँगा, गदर बना रहा हूँ तो कोई इस तरह की फिल्म नहीं देखूँगा। मुझे उससे इन्फ्लुएंस होने नहीं। मेरी कहानी, मेरे कैरेक्टर अपने आप सीन लेके आएंगे। अगर गंगा निकली है गंगोत्री से तो अपना रास्ता खुद बनाएगी। मैं सोचूं कि उसको लेफ्ट लेके जाऊं, राइट लेके जाऊं, यार वो नदी तो लेफ्ट से निकली थी, इसको भी लेफ्ट, ऐसा नहीं होगा। वो गंगोत्री गंगा से निकलेगी तो अपना रास्ता सागर तक खुद बना लेगी। कहानी का बीज पड़ेगा तो वो अपना अपना रास्ता खुद बना लेगी, खुद ही पेड़ बन जाएगी। आप बस उसे सींचते रहो। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा क्या कुछ बात है सर, इतने खूबसूरत चीज के बाद कहीं से कुछ चुराने की जरूरत नहीं है। कोई सीन किसी फिल्म से चुराने की जरूरत नहीं है। ऑन दैट नोट, मतलब मेरे को जेन्युइनली मन नहीं कर रहा है इस चीज को एंड करने का या समाप्त करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बातें करने के लिए। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एक अलग तरह का मेरा पॉडकास्ट हुआ है, नया तरह का है। इसमें मेरी बहुत सी दिल से बात आई हैं और होप ऑडियंस विल लव इट एंड ऑल द बेस्ट। आप आनंदित रहें, खुश रहें, और ये 2025 का जो साल शुरू हुआ है इसमें बहुत सारी फिल्म हिट हों, जिसमें आपका बहुत सारा सहयोग हो उनको हिट कराने में। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।